Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I am Vanya Naren, your CUET educator for general test। और आज जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो है एंशिएंट इंडिया और हम बात करने वाले हैं टाइमलाइन की, राइट। तो दिस इज़ अ पार्ट 1 ऑफ द टाइमलाइन जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं और ये कंप्लीट रिविजन है। इसमें हम बहुत ज़्यादा इसमें हम करने क्या वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझो कि अभी तक हमारे पास टाइम क्या है। अब हमने अभी तक जो है पूरा मेजर हमने पढ़ लिया है। मेजर इन द सेंस हमने क्या क्या पढ़ लिया, सारी डायनेस्टीज़ पढ़ना तो देखो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके पॉसिबल नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं है उतना, है ना। तो अपन ने क्या किया है, अपन ने ओवरऑल आउटलाइन जो है सबकी समझ ली है। अपन ने डिटेल में जो चीज़ पढ़ना इंपॉर्टेंट थी अपने लिए अपन ने वो पढ़ी। जैसे अपन ने वेदास जो थे वो अपन ने डिटेल में पढ़े, क्योंकि वो वैदिक काल जो थे, अर्ली वैदिक काल हो या लेटर वैदिक काल हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए पढ़ना, क्योंकि वो लिटरेरी सोर्स का भी काम करते हैं ना। लिटरेरी सोर्स मतलब क्या, जब आप हिस्ट्री के लिटरेरी सोर्स की बात करते हैं तो उसमें आपके वेद आ जाते हैं, पुराण आ जाते हैं, धर्मशास्त्र आ जाते हैं आपके, और क्या क्या आ जाते हैं, आर्यनक आ जाते हैं, ब्रह्मणक आ जाते हैं, उपनिषद आ जाते हैं। तो ये सब हमने पढ़े, ठीक है। तो इससे हमारी दो चीज़ें कवर हो गई। एक तो हमने वैदिक काल का इनिशियल समझ लिया और दूसरी बात हमने क्या समझी, हमें लिटरेरी सोर्सेज पता चल गए, ठीक है। उसके बाद हमने हिस्ट्री से स्टार्ट किया, जिसमें हमने हिस्ट्री की, प्रोटो हिस्ट्री की, फिर प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री पे आए। प्री हिस्ट्री के भी जो 5 फेजेस थे हमने वो पढ़ लिए। प्रोटो हिस्ट्री में भी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन होती है हमने वो पूरी की पूरी कवर की, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, वो सब कुछ हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद वैदिक काल था, वो क्लियर हो गया है। उसके अलावा जैनिज्म, बुद्धिज़्म जो कि ऑफशूट थे, फिर निकले थे वैदिक काल के टाइम के बाद से, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको मालूम है कि वैदिक काल में, लेटर वैदिक काल में इतना ज़्यादा हिंदू धर्म में इतनी ज़्यादा क्लेशता आ गई थी कि वहाँ से फूट के 2 धर्म निकले थे, जैनिज्म, बुद्धिज़्म। हमने वो चीज़ पढ़ ली, ठीक है। तो इतना पार्ट हमारा पूरा क्लियर हो गया। फॉरेन इन्वेजन में हमने 2 इन्वेजन्स पढ़े, जिसमें ग्रीक इन्वेजन बहुत इंपॉर्टेंट था और पर्शियन इंपॉर्टेंट था। उसी के साथ कैसे ग्रीक इन्वेजन के ख़त्म होने के बाद, अलेक्जेंडर के वापस जाने के बाद कैसे शुरुआत होती है किसकी, मॉडर्न एम्पायर की, हमने वो चीज़ पढ़ी, ठीक है। 16 हमने महाजनपद थे हमने वो पढ़ लिए। महाजनपदों के बाद हमने डायनेस्टीज़ को पढ़ना चालू किया। डायनेस्टीज़ अभी हम पढ़ रहे हैं। अब हुआ ये है कि हम जो चीज़ अब पढ़ रहे हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ हैं, जैसे इसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्ता काल, मॉडर्न के बाद हम पढ़ेंगे गुप्ता काल, और हम इसके एमसीक्यूज़ करते हुए चल रहे हैं, है ना। हमने तकरीबन 50 सब टॉपिक्स पे एमसीक्यूज़ किए हैं। तो हमारा अभी फोकस ये है कि एग्ज़ाम जो है होगा CUET का, वो होगा ऑब्जेक्टिव बेस्ड। तो हम कम से कम एमसीक्यूज़ जितने ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकते हैं हम वो करते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में सब्जेक्टिव स्टडी का हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ होने वाला है पेपर, ठीक है। अब इसको लेके अगर कोई डाउट है, CUET के पैटर्न को लेके कोई डाउट है, कोई चीज़ अगर कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है, तो मैंने पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है हर डोमेन को लेके, हर चीज़ को लेके, हर पार्ट को लेके CUET का। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो चेक कर लो तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आपको लग रहा है, बार बार मुझसे ये सवाल पूछा जा रहा है, मैं बार बार देखती हूँ इनबॉक्स में भी आता है, बच्चे मैसेज करते हैं कि मैम हम कौन सी किताबें रेफ़र करें। तो मैं इसका जवाब बहुत सारे वीडियोज़ में पहले भी दे चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ कि कोई एक स्पेसिफिक बुक आप GK के लिए रेफ़र नहीं कर सकते। इतना वास्ट सब्जेक्ट है, इतनी सारी चीज़ें उसके अंदर आती है ना, सब कुछ ऑलमोस्ट हर वो चीज़ यार जो हम देखते हैं, एवरीथिंग पॉसिबली अंडर द सन इज द पार्ट ऑफ GK, है ना, जनरल स्टडीज़ का हिस्सा है वो। तो इस वजह से कोई एक स्पेसिफिक किताब में आप चाहेंगे भी तो वो भी आपका पूरा सिलेबस कवर नहीं होगा, ठीक है। सो डोंट इवन गो फॉर दैट, बॉदर मत कीजिए। जैसे मैंने कहा कि न्यूज़पेपर पढ़िए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहिए, और नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, मैंने कुछ करंट अफेयर्स पे वीडियो बनाए हुए हैं। एक हमारी चलती है IGK में, ओलंपियाड में, एक्चुअली GK के ओलंपियाड जब चलता है हमारा, तो उसमें GK ओलंपियाड में एक सीरीज़ चलती है हमारी, वीक इन ब्रीफ और करंट अफेयर्स। तो वो करंट अफेयर्स सीरीज़ जो है वो आप ज़रूर देख सकते हैं, मैं उसकी लिंक नीचे डलवा देती हूँ। एक्चुअली देखिए क्या है कि ओलंपियाड है वो 9th क्लास का ओलंपियाड आपको लगेगा, तो आपको लगेगा हम 9th क्लास में क्यों पढ़े, हम तो मतलब 12th पास कर चुके हैं, हम तो CUET का एग्जाम देने जा रहे हैं, हम 9th क्लास का वीडियो क्यों देखें। रीज़न ये है उस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स तो करंट अफेयर्स है भैया, है ना। वो चाहे वो 9वीं के कक्षा वाले को पढ़ा रहे हो या 12वीं के उसको पढ़ा रहे हो, करंट अफेयर्स तो चेंज नहीं कर सकते ना हम। जो पूरी दुनिया में हो रहा है, जो इंडिया में हो रहा है, जो घटनाक्रम चल रहा है वो तो चल रहा है, और वो ओलंपियाड के लेवल का है तो उसका लेवल हायर भी है, ठीक है। 9th क्लास के हिसाब से अगर आपको लग रहा है तो 9वीं क्लास की क्लास में पढ़ाने वाली चीज़ नहीं पढ़ाई जा गई है उसमें उसका लेवल ओलंपियाड के हिसाब से हायर है, और आपके लिए करंट अफेयर्स जो है वो हो जाएगा वीक एंड ब्रीफ, मैंने पूरा कवर किया हुआ है उसमें। एक और अगर आप देखेंगे IGK में जाके
तो IGKO को एक बार सर्च करना, उसमें जाके देखोगे तो उसमें एक और चीज़ मिलेगी आपको, शॉर्टी नोट सीरीज़ करके। शॉर्टी नोट सीरीज़ में आपको अलग अलग टॉपिक्स पे, छोटे छोटे टॉपिक्स पे आपको पूरा जो है एक्सप्लेनेटरी वीडियोस हैं वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे अगर आप उनको देखोगे। अगर आप चाहोगे तो मैं उसकी लिंक जो है करंट अफेयर्स की वो नीचे डाल दूँगी। उसमें वीक एंड ब्रीफ भी है और उसमें मंथली स्निपेट्स भी हैं, मतलब जो पूरे मंथ की जो हैपनिंग्स होती हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह की स्निपेट्स दिए गए हैं। तो आपको पूरा महीने का जो जीके है वो एक साथ कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो उसमें आपको दिक्कत नहीं है। उसके साथ अपन ये तो कर ही रहे हैं, तो अपना कवर धीरे धीरे हो जाएगा, बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स में जैसे मैंने आपसे कहा कि हम कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देते, हम कोई पैकेज परचेज करने को नहीं बोलते, बट व्हाट यू नीड टू डू इज़ आपको सिर्फ पढ़ाई अच्छे से करनी है, दैट इज़ इट। हर जगह से जहाँ से सोर्स मिल रहा है अपने आप को ना रिजिड मत करो कि हम IGKO के वीडियो क्यों देखें, या हम ये वीडियो क्यों देखें, वो वीडियो क्यों देखें। करंट अफेयर्स के वीडियो हैं, नीचे देखो सब कुछ सेम मिलेगा। हमारा इससे काम ये होगा कि हम फटाफट कर लेंगे इस चीज़ को, ठीक है। और बाकी अपन इंडियन हिस्ट्री तो पढ़ ही रहे हैं, टाइमलाइन पे आ गए हैं अपन। टाइमलाइन में अपन को डिस्कस किस तरह करना है, अपन सिर्फ फेजेस में आपको बता रही हूँ कि उस टाइम पीरियड में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं। तो आपको वो इंपॉर्टेंट इवेंट बस ध्यान रखना है और उस इंपॉर्टेंट इवेंट के साथ आगे बढ़ना है। देखो स्टार्ट हम करते हैं 2300 से 1750 तक। अब ये जब मैंने स्टार्ट किया है, मैं प्री हिस्ट्री या प्रोटो हिस्ट्री या उसकी बात नहीं कर रही, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। वो टाइमलाइन हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम सिविलाइजेशंस की टाइमलाइन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एंशिएंट इंडिया के जो एम्पायर्स हैं और सिविलाइजेशन है, हम उसकी टाइमलाइन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपको मालूम है हमने किया हुआ है 2300 से 1750 BC। ये टाइम किसका है? हड़प्पन कल्चर का। हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। अब एक और इसमें ट्विस्ट ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन कल्चर क्यों बोला जाता है, क्योंकि हड़प्पा की जो साइट थी 1921 में जब वो फाइंड आउट हुई, तो वो पहली साइट मानी जाती है जो कि इतनी बड़े लेवल पे हड़प्पा की या इंडस वैली सिविलाइजेशन की फाइंड आउट हुई, ठीक है। और वो किसने की थी? वो आपको मालूम है राखलदास बैनर्जी ने की थी, ठीक है। राखलदास बैनर्जी को किसने भेजा था? जॉन मार्शल ने भेजा था, ये भी आपको मालूम है, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चीफ थे उस समय पे। ये भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। अब इस कल्चर का अगर हम ट्रेसेस की बात करते हैं तो ये मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में पाया गया। इसके अलावा बहुत सारे जो जगह है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, इसके अलावा रोपर है, बहुत सारी जगह है जो कि इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकली हैं। जैसे लोथल गुजरात में एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा निकल के सामने आई थी वो ये आया था कि डॉकयार्ड या शिपिंग यार्ड्स मिले थे, ठीक है। ग्रेट बात आपने मोहनजोदाड़ो का सुनी है, ग्रेनरी आपने सुनी है, फोर्टिफाइड उनकी सिटीज़ होती थी, ये आपको पता है, हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। उनका ड्रेनेज सिस्टम हम डिस्कस कर चुके हैं, हम उनकी सील्स डिस्कस कर चुके हैं, हम उनका जो इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड था हम वो डिस्कस कर चुके हैं कि वो मेसोपोटामिया के साथ, ईरान के साथ ट्रेड रिलेशंस में थे, ठीक है। उसके अलावा हम ये बात कर चुके हैं कि ये 4 दुनिया की जो सबसे बड़ी सभ्यता मानी जाती हैं या ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मानी जाती हैं, जिसमें आपको ने किसके बारे में बात की? आपने बात की मेसोपोटामिया की, आपने बात की इजिप्ट की, आपने बात की चाइना की, और आपने बात की इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो ये वो टाइम था जब इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन था, जिसको आप कह सकते हैं पूरा नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर इंडिया का जो था, मतलब उस टाइम के इंडिया का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, मतलब बाद में तो लकीरें खिंच गई तो वो सब हो गया, कोई अफगानिस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया, लेकिन पहले के टाइम पर मैं बात कर रही हूँ। तो उस टाइम पर क्या था? पूरा इंडिया सब कॉन्टिनेंट था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऊपर का जो क्षेत्र था वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो कि 7 नदियों के आसपास बसी हुई थी, है ना। जैसे आपको मालूम है कि हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे स्थित था, मोहनजोदाड़ो जो था वो कहाँ पे स्थित था? वो था इंडस के किनारे स्थित। तो इस तरह से पूरी नदियों के आसपास चीज़ें थी। ब्यास नदी के आसपास था, चिनाब था, ठीक है। तो सारी चिनाब नदी थी, तो सारी नदियों के आसपास जो था ये पूरी सभ्यता स्थित थी। और इसमें ये बात बोली जाती है कि तकरीबन आप बोल सकते हैं कि मोर देन हैव बिन आइडेंटिफाइड। इसको अगर मैं बात करती हूँ तो 350 साइट्स यहाँ पे लिखी हैं, लेकिन ये बोला जाता है कि तकरीबन 1000 छोटी बड़ी मिला के 1000 से ज़्यादा साइट्स जो हैं वो फाइंड आउट हुई हैं, ठीक है। 350 तो आप बड़े शहर बोल सकते हैं, 1000 से ज़्यादा साइट्स फाइंड आउट हुई हैं। और इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है इसका, क्रोनोलॉजिकल कि किस तरह से इसको आपने फिक्स किया कि भाई इसकी एज क्या थी या डेटिंग क्या थी, वो कौन से मेथड से हुई? वो कार्बन डेटिंग से हुई, रेडियो कार्बन C14 डेटिंग से आपने ये पता लगाया था कि वो किस तरह से
उसने जो पुरातत्व विभाग वालों ने पता लगाया था कि उसमें से जो एक्सकेवेशन में जो चीज़ें निकली वो कितनी पुरानी है, और इसके हिसाब से C14 डेटिंग जो हुई, रेडियो कार्बन डेटिंग, इसके बाद एक और चीज़ की पुष्टि हुई कि तब तक पहले ये माना जाता था कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो सबसे पुरानी सभ्यता है, लेकिन बाद में फिर हिस्टोरियंस ने इसका जो उसको बोलते हैं स्कॉलर्स ने पूरी दुनिया के और आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बात को माना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता के रूप में उभरी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसके MCQs भी हम कवर कर चुके हैं, सो वी आर नॉट गोइंग मच इनटू इट, राइट। अब हम आ जाते हैं इसके बाद, अब हम आ जाते हैं वैदिक काल में। ठीक है, एडवेंट ऑफ द आर्यंस इन इंडिया। एडवेंट ऑफ द आर्यंस इन इंडिया टाइम कहा जाता है कौन सा, 2000 से लेके 1500 BC तक। ओवरलैपिंग आपको मिलेगी काफ़ी टाइम्स की, तो क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई चीज़ ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल कट टू कट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको कहीं पे भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, कि ऐसा नहीं होता कि हाँ राजा ज़रूर आप कह सकते हो कि भाई इस आदमी ने, या जैसे अपने यहाँ बोलते हैं ना कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना रहा, भाई जवाहरलाल नेहरू जो थे 1947 में प्राइम मिनिस्टर बने, फिर 1964 तक प्राइम मिनिस्टर रहे, उनके देहांत तक, फिर 64 के बाद शास्त्री जी बने, वो 66 तक रहे, 66 के बाद इंदिरा गांधी बनी, वो 1980 तक रही। तो इस तरह से आप उसको 1979 तक रही शायद, उसके बाद 79 तक हाँ रही, उसके बाद फिर मोरारजी देसाई की सरकार वगैरह आ गई। खैर मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि उसमें कट टू कट होता है कि राजा, या हम मोनार्की की बात करें या हम सत्ता की बात करें तो उसमें कट टू कट चलता है, लेकिन सभ्यता में कट टू कट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि यहाँ तक सभ्यता चली और इसके बाद जो है दूसरे लोगों का जन्म हुआ और यहाँ से दूसरी सभ्यता हुई, बिल्कुल एकदम वाटर टाइट कंपार्टमेंट में है, नहीं कर सकते हम। तो ये बात मानी जाती है कि इनका टाइम आप मान लीजिए ये 1750 में पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी, विनाश हो गया था इसका। क्यों हुआ था विनाश, उसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज हैं। थ्योरीज में सबसे बड़ी जो थ्योरी मानी जाती है वो मानी जाती है, जो सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी मानी जाती है, वो कहा जाता है कि भाई उसमें से एक थ्योरी, हालांकि बेचारों के जो आर्यंस हैं उनके सर पे भी जिसको फोड़ा, जो भांडा है ना वो फूटा है, लेकिन सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरीज जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की ख़त्म होने की मानी जाती है, वो कहा जाता है कि शायद कोई नेचुरल डिज़ास्टर्स हुए थे और इंडस नदी के और बाकी नदियों के कोर्स में कोई चीज़ फ़र्क आया था और इस वजह से पूरी सभ्यता जो है वो लुप्त हो गई। ये सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी है। इसके अलावा आर्यंस ने उनके ऊपर इन्वेड कर दिया, आर्यंस ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया या फॉरेन इन्वेजन की वजह से हो गया, ये भी थ्योरी कहती है, लेकिन ये ज़्यादा सॉलिड थ्योरी नहीं है, मतलब ये ऐसी थ्योरी नहीं है जिसका कोई बहुत ज़्यादा आप मान सकें इसको, है ना। तो अपन ये मान लेते हैं कि ये खैर जो भी वजह थी वो ख़त्म हो गया। उसके बाद एडवेंट ऑफ द आर्यंस हुआ। अब आर्यंस कैसे आए भारत में, इसके ऊपर भी थ्योरी है। इसके ऊपर 5 थ्योरी हैं जो हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है जब हम पढ़ रहे थे वैदिक काल। थोड़ी बात मैं आपको बता देती हूँ। इसमें एक तो थ्योरी आ जाती है सेंट्रल एशिया की थ्योरी, एक आ जाती है मैक्स मुलर की थ्योरी है वो सेंट्रल एशिया वाली, ठीक है, कि सेंट्रल एशिया से आए थे खैबर पास से के थ्रू। फिर एक थ्योरी आ जाती है जिसमें बात होती है तिब्बतन थ्योरी, कि भाई ये तिब्बत विब्बत की थ्योरी थी। एक थ्योरी आ जाती है नॉर्थ पोल थ्योरी। एक थ्योरी आ जाती है कि बेसिकली एक और थे जो आर्कियोलॉजिस्ट रहे, उनका ये कहना था कि शायद ऐसा था कि वो जो हड़प्पन लोग थे ना वही आगे चल के आर्यंस बने, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। हालांकि ये थ्योरी जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है, इसकी हाइपोथेसिस गलत मानी जाती है, क्योंकि ये बोला जाता है कि अगर ये सेम लोग थे तो हड़प्पन तो अर्बन थे, तो फिर ये अगर रूरल थे तो ये रूरल क्यों आए। इनको तो अर्बनाइजेशन पूरा मालूम था, इनको ड्रेन बनाना मालूम था, इनको सब कुछ मालूम था, तो इन्होंने अगर शुरुआत की भी कहीं और जाके सेटल हुए भी तो भी इन्होंने शुरुआत फ्रॉम द स्क्रैच क्यों की, तो ये थ्योरी नलिफाई हो जाती है। ठीक है, अब जो सबसे मानी हुई थ्योरी है वो ये है कि आर्यंस जो है वो सेंट्रल एशिया से आए थे और भारत में एंटर हुए खैबर पास के थ्रू। ठीक है, अब एडवेंट ऑफ द आर्यंस माना जाता है और इसके बाद आप इसको कहते हैं। आर्यंस का मतलब क्या था ये भी मैंने आपको बताया था कि आर्यंस अपने आप को मानते थे सुपीरियर रेस या नोबल रेस। ठीक है, तो आर्यंस के टाइम पे कास्टिसिज्म तो नहीं था, लेकिन कलर के मामले में भेदभाव वाला फंडा थोड़ा सा आ गया था। ठीक है, तो आर्यंस आए, एडवेंट हुआ 2000 से लेकर 1500 BC तक, और यही वो टाइम था जब अर्ली वैदिक एज जो है वो 1500 से 900 BC तक मानी जाती है। अर्ली वैदिक एज मतलब कौन सी, ऋग्वेदा की एज। ठीक है, ऋग्वेद की एज। ऋग्वेद जब इस पर ऋग्वेद लिखा नहीं गया था, ऋग्वेद जो था जिसको बोलते हैं क्या, अपौरुषीय कहता आते हैं वेद, ये आपको मालूम है। अपौरुषीय क्यों कहलाते हैं, क्योंकि किसी एक पुरुष ने उसको नहीं लिखा है। ठीक है, इनको लिखा है भगवानों के द्वारा रचित हैं, लेकिन कंपाइल जो है, कोडिंग जो है, कंपाइलेशन का जो काम है वो बाद में आके संत महात्माओं ने किया, जिसमें से ऋषियों का नाम बहुत ज़्यादा है, वेद व्यास का नाम बहुत बड़ा आता है। ठीक है, इसके बाद आप कह सकते हैं कि ऋग्वेदा का जो पीरियड था उसके बाद आप कह सकते हैं कि इसमें सबसे आसान धर्म था
पैस्ट्रल सोसाइटी थी, बहुत ज़्यादा जिसको आप कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बटी हुई सोसाइटी नहीं थी। इसमें सिंपल सा नेचर वर्शिप पे फोकस था। अग्नि, इंद्र बहुत बड़े देव माने जाते थे, उनके ऊपर फोकस होता था। पूजा अर्चना जो थी, आराधना जो थी, उनकी की जाती थी। इसमें औरतों की स्थिति इस समय पे बहुत बेहतर थी, बाद में जैसे जैसे हुआ वो ख़राब होती चली गई। ठीक है, जैसे लोपा, गार्गी, बहुत अच्छी महिलाओं के इस समय पे नाम आते थे जिनकी बड़ी अच्छी स्टेटस थी और बड़ा इंजॉय करती थी अपना अपना हायर स्टेटस। ठीक है, इस टाइम पे सोसाइटी बिल्कुल पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि राजा तो थे लेकिन एक तरह से एग्लिटेरियन ही थी, मतलब बहुत ज़्यादा अलग से राजा का कोई रोल नहीं था। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई राजा का सच रोल नहीं था इस टाइम पे। चीज़ें जो थी वो काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज थी। ठीक है, और गाय जो थी वो बहुत उनके लिए इम्पोर्टेंट थी। गाय की पूजा की जाती थी और गाय के पीछे ही ज़्यादातर युद्ध लड़े जाते थे। ठीक है, तो ये वो टाइम है। इसी टाइम से पहले हुआ था आपका सुदास के साथ जो दसराजन युद्ध हुआ था। ठीक है, उसका जो जिक्र है वो 7वें मंडल में है ऋग्वेद के, इसलिए हमको पता है। उसके अलावा 9वें जो मंडल है उसमें कास्ट सिस्टम या वर्ण सिस्टम का जिक्र हुआ था। तो ये आ गया आपका ऋग्वेदा का पीरियड। ऋग्वेदा के पीरियड के बाद आप जाते हैं बाकी उस पर, फिर आते हैं आप यजुर्वेद पे, सामवेद पे और अथर्ववेद पे। ठीक है, अब 900 के बाद से 500 BC तक आप मान लीजिए लेटर वैदिक पीरियड कहलाता है। त्रय का टाइम, त्रय मतलब क्या? त्रय का टाइम, ये त्रय मतलब लेटर 3 जो वेदा थे उनको मिला के बोला जाता है त्रय। ठीक है, इस पीरियड में लेटर वेदा जो है इसमें अथर्ववेदा आया, ब्राह्मणक इसी टाइम पे आए। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते थे? ब्राह्मणक, ब्राह्मण ग्रंथ या ब्राह्मणास जिनको कहते हैं वो कब आए? उसमें कहा जाता है कि हर वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ थे जो कि ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से अनुवाद करके लिखे थे थोड़ी सरल भाषा में, ताकि आम जन तक वो पहुंचा सकें। संस्कृत बहुत क्लेश होती थी, सबको तो आती नहीं थी बोलना। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि हम उसको ईजी वे में बोलेंगे और हर वेद का अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो लिखा गया। जैसे इसमें ऐत्री है, कौशिकी है, बहुत सारे नाम आते हैं, वो सब कुछ हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आर्यनक क्या हुआ? आर्यनक उसके बाद आए। आर्यनक आप कह सकते हैं तप की जो शुरुआत है, या फिर आप कह सकते हैं मेडिटेशन की, या फॉरेस्ट में जाके जो तप हुआ उसकी जो शुरुआत, जो इंडियन फिलॉसफी की शुरुआत है वो आर्यनक में मानी गई, वो भी सेम फेज है। संहिता अपन पढ़ चुके हैं, अर्ली उपनिषद अपन पढ़ चुके हैं, उपनिषद भी वही थे, प्योर फिलॉसफी या वेदांत जिनको कहते हैं। इसके बाद आते हैं वेदांग आए, फिर धर्मशास्त्र आए, फिर सूत्र आए, वो सब कुछ अपन जो है वो पढ़ चुके हैं। पुराण आए, ये सब कुछ अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो ये फेज अभी चल रहा है 900 से 500 BC तक। अब लेटर वैदिक पीरियड में सोशल लाइफ भी जो थी वो अर्ली वैदिक पीरियड से बहुत डिफरेंट थी। आयरन आ गया था एक तो यहाँ पे, एग्रीकल्चर जो थी वो मेन इकोनॉमी के तौर पे था, लेकिन एग्रीकल्चर एडवांस हो गया था यहाँ पे आते आते तक। आर्यंस के टाइम पे, जो अर्ली आर्यंस थे उनके टाइम पे वो चीज़ें वैसी नहीं थी, पैस्टोरल सोसाइटी थी। यहाँ पे वर्ण सिस्टम जो है अब काय पे हो गया था? जन पे आधारित हो गया था। अर्ली वेदा में वो कर्म पे आधारित था। ठीक है, और यहाँ पे जो देवता देवी देवता थे वो भी चेंज हो गए थे, मतलब वहाँ पे अब इंद्र की या अग्नि की जो इम्पोर्टेंस थी वो कम हो गई थी। अब यहाँ पे जो ट्रायो थे जिसको आप बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वो ऊपर की तरफ आ गए थे। ठीक है, और अब प्रॉपर जिसको आप कहते हैं ना, जिसमें परिवार, विष, जन, ये जो सिस्टम था, ये पूरा का पूरा सिस्टम इन प्लेस आ गया था। ठीक है, इसमें मतलब अब टैक्सेशन वगैरह सब कुछ जो है वो इन प्लेस आ गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स जो हैं वो इन प्लेस आ गए थे। ठीक है, तो ये इसमें फ़र्क है। इसके बाद अब हम बात करते हैं 536 से लेके 433 BC तक, 483 BC तक, सॉरी। इसमें बात हो रही है गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध का जन्म जो था लुम्बिनी में हुआ, नेपाल में। इनके बारे में भी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, हमने बुद्धिज़्म जैनिज़्म पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है। कंटेम्प्रेरी माने जाते हैं बुद्धा और महावीरा एक दूसरे के। इसमें अटेनमेंट ऑफ नॉलेज जो है बोध गया में आई उनको। उन्होंने अपना राजपाट, घर परिवार सब कुछ त्यागा और वो कहाँ जाके बस गए? वो गया गए वो, और वहाँ पे उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के उन्होंने समाधि लगाई और वहाँ पे उनको एनलाइटमेंट आता है बोध गया में, जो कि बाद में बहुत इंपॉर्टेंट जगह बनती है बुद्धिज़्म की। आज की डेट में बुद्धिज़्म का बोध गया जो है वहाँ की सबसे होली प्लेस मानी जाती है। सारनाथ चले गए, वहाँ से उन्होंने फिर जब वो उनको एनलाइटमेंट हुआ उसके बाद उन्होंने वहाँ से एक नाव की और नाव करके वो पट को क्रॉस करके वो यूपी पहुँच गए थे सारनाथ। वाराणसी गए वो, एक्चुअली वाराणसी गए और सारनाथ में वाराणसी पहुँचे। वाराणसी से फिर वो पैदल चल के सारनाथ गए और वहाँ पे जैसे वो साथ चलते गए तो उनके अनुयायी उनसे जुड़ते चले गए। ठीक है, वो वहाँ पहुँचे और बाद में आप उनको कहते हैं कि बाद में ऑब्वियसली उनकी जो टीचिंग्स थी, प्रीचिंग्स थी, वो किस तरह से हुई, कितने आगे बढ़े, किस तरह से उन्होंने सबको अपना अनुयायी बनाया, किस तरह से उन्होंने बुद्धिज़्म की शुरुआत की, प्राकृत भाषा आई।
ठीक है, क्योंकि संस्कृत से तोड़ के कुछ जो आम आदमी की भाषा लानी थी, प्राकृत भाषा आई, पाली भाषा में उन्होंने लिखे। त्रिपिटक हमने पढ़ चुके हैं, त्रिपिटक में हम कौन सी, धम्म पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक, हम ये सब पढ़ चुके हैं। तो हमें बुद्धिज्म भी पूरी तरह से क्लियर है। ये जो पूरा सब सिनेरियो हो रहा था, ये भारत में हो रहा था 563 से 483 BC के बीच में। अब इसी टाइम पे, यही कंटेम्प्रेरी टाइम था 450 BC से 468 BC तक, जब महावीरा का जन्म हुआ, वर्धमान महावीर का जन्म हुआ, जो कि वैशाली में हुआ। ठीक है, वैशाली के पास एक जगह थी, वहाँ पे हुआ। महावीर जो थे वो कंटेम्प्रेरी थे बुद्धा के, लेकिन बुद्धा और महावीर कभी मिले नहीं थे। ये भी एक बार कई बार सवाल पूछा जाता है, डिड बुद्धा एंड महावीरा एवर मेट? नो, दे डिड नॉट मीट, दे वर कंटेम्प्रेरीज दो। ठीक है, और इन्होंने भी जो इनके वो है अगम, अगर आप बात करते हैं इनकी जो लैंग्वेज, जो इनकी धर्म किताब है अगम, वो भी प्राकृत में लिखी गई है। ठीक है, आपको ये भी मालूम है कि जब मैंने बात की थी तो 5 नियम होते हैं जो जैनिज्म के होते हैं। 2 सेक्ट होते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। 5 नियम होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और मोक्ष। ठीक है, ये 5 उनने वो किए। इसमें यहाँ पे धम्म जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और मोक्ष जो है वो इनमें भी इम्पॉर्टेंट है, बुद्धिज़्म में वो यहाँ पे भी है। अहिंसा और सत्य बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे, वो बुद्धिज़्म में भी है। महावीरा के जब आप बात करते हैं तो आपको मालूम है कि जैन धर्म में तीर्थंकर माने जाते हैं, तीर्थंकर माने जाते हैं। और तीर्थंकर के जो आखिरी तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। पहले जो थे वो ऋषभ देव माने जाते हैं, और 24वें तीर्थंकर जो थे वो कौन माने जाते हैं? वो माने जाते हैं महावीर स्वामी। ठीक है, 23वें जो थे वो पार्श्वनाथ भगवान माने जाते हैं इनमें। तो वो काफ़ी सारी, इसमें दोनों में अगर आप देखेंगे तो रिलीजियस फिलॉसफीज अगर आप पढ़ना बात करेंगे, जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं वो बिल्कुल किसी और चीज़ को बोलते हैं। हिस्टोरियंस की बात माने तो आप अलग हैं। हिस्टोरियंस की बात आप माने तो उनका कहना है कि ये धर्म जो है हिंदुज़म से ऑफशूट हुए। ठीक है, हिंदुज़म में जब बहुत ज़्यादा पाखंड और ब्राह्मणों का बहुत ज़्यादा, जिसको आप कहते हैं कि एक छत्र राज हो गया था, वर्चस्व हो गया था, एक तरह से डिस्पोटिक रूल हो गया था, उसके बाद ये दोनों धर्म जो है हिंदुज़म से टूट के बाहर निकले हैं, ये हिस्टोरियंस का कहना है। ठीक है, लेकिन जैनिज़्म के हिसाब से अगर आप मान करते हैं तो जैनिज़्म में उनका कहना है कि आदिनाथ भगवान के समय से ये धर्म जो है जैनिज़्म का चला आ रहा है। आदिनाथ भगवान मतलब कब? सृष्टि की जब रची गई थी तब से जैनिज़्म है, ये उनका कहना है। ठीक है, बुद्धिज़्म की अगर आप बात करते हैं तो ये ज़रूर बात भी निकल के आया है। अब इसमें और भी आप बातें बोल सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में बहुत सारी बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई, जो कि बहुत ज़्यादा हम आगे पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग थे जो कि आगे जाके फॉलोअर्स बने, बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं इसमें सामने। बुद्धिज़्म के फॉलोअर में सबसे बड़ा नाम जो आप आता है, जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है अशोक का। अशोक का नाम आज भी बुद्धिज़्म से बहुत ज़्यादा जाना जाता है। सांची के स्तूपों की अगर आप बात करते हैं, या आप धम्मा की बात करते हैं, तो आपको मालूम है कि आप अशोक की बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफीज़ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर वहीं आप उनके दादा को देख लेते हैं उनके, तो वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य आपको मालूम है कौन थे? वो जैनिज़्म फॉलो करते हैं और जैनी मंक बन जाते हैं आफ्टर टूवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ। और कहा जाता है कि टूवर्ड्स द एंड ऑफ द लाइफ वो कर्नाटक चले जाते हैं, और वहाँ पे वो बिल्कुल जिसको आप कहते हैं कि ही फास्टेड टिल ही डाइड, ये बोला जाता है जैनिज़्म स्क्रिप्चर्स के हिसाब से। लेकिन अगेन हिस्टोरियंस हैव डिफरेंट आउटलुक ऑन दैट, या हिंदू धर्म का दूसरा आउटलुक है उस पर, और उनका कहना है कि नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करते, वो बात तक भी शिकार करते थे और शिकार करने के शौकीन रहे। और ये जो है जो जैनिज़्म का जो नियम है अहिंसा का, उसके खिलाफ जाता है। तो एग्जैक्टली उस पर बहुत सारे डिबेट्स हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज़ क्लियर हो गई महावीर की। महावीर और ये बुद्धा और महावीर के बाद अपन आ जाते हैं किस पे? अपन आ जाते हैं राइज ऑफ मगध पे। मगध एम्पायर की जब हमने बात की तो आपको मालूम है साइरस ने इस टाइम पे, जब फॉरेन इन्वेजन पे आ जाते हैं, हम ये भी हम पढ़ चुके हैं, फॉरेन इन्वेजन की बात की जाती है तो साइरस ने आके, उस पर पर्शियन है ये साइरस, तो आके उसने कौन का किया? पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। पर्शियन इन्वेजन जो है वहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। उसमें आप कह सकते हैं कि उसका ईरान का और पर्शिया का जो इन्फ्लुएंस है इंडिया पे बहुत ज़्यादा देखा गया। इसके बाद इसकी अगर आप बाद में, इसका जो बेटा था उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था इंडिया में, तो उसने तो उतना नहीं किया। साइरस का बहुत बड़ा वर्चस्व माना जाता है, बहुत बड़ा राज माना जाता है। तकरीबन 200 साल तक इनकी हेजमनी जो है वो इंडिया पे रही। ठीक है, मतलब इनका जो फिर पोता था डेमेट्रियस वन, उसने फिर इंडिया में आके रूल किया, और काफ़ी उसका बहुत बड़ा नाम था, और बहुत एज अ फर्स्ट ऑफ दी फॉरेन रूल्स के नाम पे उसका नाम आता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं निमिस्ट्रियस आया,
उसी के टाइम पे आप मान सकते हैं दो चीज़ें हुई साइमल्टेनियसली। एक तो बात हुई किसकी, एक बात हुई अलेक्जेंडर द ग्रेट की, जो कि ग्रीक था, मैसेडोनियन था। वो आया और उसने पूरी दुनिया पर उसको राज करना था, वो फाइनली यहाँ पे आया। और फिर आप कह सकते हैं एक तरह से कि डेमेट्रियस की या पर्शियन एम्पायर का एंड हुआ, ख़ात्मा हुआ उसके बाद, और फिर एक ग्रीक पीरियड जो है वो स्टार्ट हुआ। ये कोइंसाइड कर रहा है किस टाइम से, ये कोइंसाइड कर रहा है एक टाइम पीरियड से, जस्ट उसके पहले का जो टाइम पीरियड है मैं वो आपको बता दूं कि उसके टाइम पे 442 से 490 बीसी तक बिम्बिसारा जो किंग ऑफ हरियाणक डायनेस्टी है मगध में, उसका शासनकाल माना जाता है। ठीक है, अब ये कहाँ से आया, ये आए जब आपको मालूम है एंशिएंट टाइम्स में जब महाजनपद हमने पढ़े जो है ना, महाजनपद की शुरुआत हुई जो कि जनपद से लेके महाजनपद पे हुई। नॉर्दर्न फ्रंटियर से अब जो था वो नॉर्दर्न इंडियन फ्रंटियर से चीज़ें जो थी वो ईस्टर्न फ्रंटियर पे जब जाने लग गई। ठीक है, लोग जो है वो ईस्टर्न फ्रंटियर मूव करने लग गए, तो छोटे छोटे जो राजा थे, छोटे छोटे जो एरियाज थे, जनपद थे, वो मिल के बड़े बड़े राजों उसमें उभरे और वो क्या बने, 16 जनपद के तौर पे उभरे, 16 महाजनपद के तौर पे उभरे। ठीक है, 16 महाजनपद के तौर पे वो जब उभरे तो उनमें एक सोशल और पॉलिटिकल इंटेग्रिटी की बात हो रही थी। उनमें महाजनपदों में ये था कि एक फोर्टिफाइड जिसको बोलते हैं कि टाउन्स थे। ठीक है, एक पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी, राजा था, मिनिस्टर्स थी, प्रजा थी, टैक्सेशन सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। ठीक है, वो 16 जनपद उभरे। 16 जनपद आप कह सकते हैं कि वो कहाँ पे थे, वो पूरे नॉर्थ ईस्टर्न से लेके नॉर्थ वेस्टर्न तक थे। और एक ही उसमें से ऐसा जनपद था महाजनपद जो कि नीचे गया था, जिसने विंध्या क्रॉस की थी। बताइए क्या नाम है उसका, ये आपको बताना है मुझे, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ तो ये आपको मुझे बताना होगा कि एक ही महाजनपद था जो कि विंध्या क्रॉस करके नीचे था। ए से नाम था उसका, ये मैंने आपको हिंट दे दी। ठीक है, बाकी महाजनपद कौन कौन से थे, अंग था, वत्स था, कौशल था, अवंती था, वृजी था, वाराणसी था, काशी था, मतलब ये सारे जो थे महाजनपद थे। 16 महाजनपद थे, जिसमें से फाइनली 4 महाजनपद जो हैं वो निकल के उभर के सामने आते हैं, जिसमें से कौन सा था, मगध, कौशल, वत्स और अवंती। ठीक है, ये 4 बचते हैं। अब इसमें अपन देख लेते हैं, उसमें भी सबसे हायर कौन था, मगध था। इसमें भी बिम्बिसारा का नाम माना जाता है कि इसने अंग को हरा दिया था। अंग जो महाजनपद था उसको इसने हराया था। ये इसके नाम पे बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि वो माना जाता है, एट्रीब्यूट किया जाता है इसको। और बिम्बिसारा अपने आप में बहुत बड़ा राजा माना जाता है, बहुत अच्छा राजा माना जाता है, पहला राजा माना जाता है जिसके पास स्टैंडिंग आर्मी थी, पहला राजा माना जाता है जिसने एक पूरा इन प्लेस सिस्टम किया था। ठीक है, और उसका पुत्र जो है वो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं अजातशत्रु, जो उसका बेटा था बिम्बिसारा का, वो आया कब, 490 से लेके 458 बीसी तक। और इसने अपने पिता की हत्या की थी बिम्बिसारा का और बिम्बिसार की, और उसके बाद ये उस पर आके अपने मगध के थ्रोन पे इसने कब्जा किया था। ठीक है, अब बिम्बिसारा के साथ एक और चीज़ थी कि वो ज़्यादा वॉरफेयर में बिलीव नहीं करता था। कॉन्क्वेस्ट उसने बहुत सारे एरियाज किए, लेकिन ज़्यादा वॉरफेयर में उसका विश्वास नहीं था। ठीक है, उसको लगता था कि यार जो काम अच्छे से हो सकता है उसमें क्यों अपन को करना है। तो 3 जो प्रिंसेसेस थी उनके साथ इसने शादी की, अलग अलग एरियाज़ की। लिच्छावी प्रिंस भी थी उसमें मद्रा की रानी भी थी, मद्रा के जो राजा थे उनकी पुत्री भी थी, उसमें से एक कौशल राज की जो थी वो भी थी। लिच्छावी की जो प्रिंसेस थी उनको अजातशत्रु का जन्म होता है। और अजातशत्रु के बारे में मैंने आपको बताया कि वो बहुत फेमस राजा माने जाते हैं, जिसको आप कहते हैं कि मगध को इस्टेब्लिश करने वाले, जो सुप्रीमेसी ऑफ मगध को इस्टेब्लिश करने वाला राजा जो है वो अजातशत्रु बनता है। ओके, अब हम बात करते हैं 413 से लेकर 362 बीसी की, और ये बात होती है शिशुनाग डायनेस्टी की मगध में। ठीक है, शिशुनाग डायनेस्टी मगध में कब आती है, जब आपके उदयन को हटाया जाता है। ठीक है, उदयन कौन थे, हमने उनके बारे में पढ़ा हुआ है तो आपको मालूम है। अब उनको जब हटाया जाता है तो शिशुनाग डायनेस्टी आती है। वो हरियाणक के जो हरियाणक डायनेस्टी रहती है उसके वो क्या रहते हैं, अजातशत्रु का पुत्र रहता है उदयन, और हरियाणक डायनेस्टी का ये कौन रहते हैं, ये मिनिस्टर रहते हैं, और ये उदयन को हटा के अपनी डायनेस्टी स्थापित करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ समझ में आती है कि इसमें जब आप एक तरह से बात ये समझ सकते हैं कि उदयन को किसने मारा होता है, उदयन को मारा गया जाता है बेहेस्ट पे, अवंती के राजा के बेहेस्ट पे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, शिशुनाग डायनेस्टी आ जाती है और अवंती को फाइनली वो अपने अंदर ले लेते हैं। ठीक है, अवंती को अपने अंदर कौन ले लेता है,
ये डायनेस्टी जो है अपने अंदर ले लेती है, मगधन एम्पायर के अंदर आ जाता है अवंती, और फिर वो रहता है मौर्यन डायनेस्टी के एंड तक वो मगधन एम्पायर के अंदर ही रहता है। ठीक है, अब इसमें बात ये हो रही है कि आपको 3 चीज़ें समझने की ज़रूरत है, 2 चीज़ें एक्चुअली। पहली चीज़ तो ये है कि जब हम मगधन एम्पायर की बात करते हैं तो उसमें 3 डायनेस्टीज आती हैं। पहले तो हरियाणक आ गई, फिर एक शिशुनाग आ गई, उसके बाद एक और जो डायनेस्टी आई वो नंदा डायनेस्टी आएगी। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि पहले जो संबंध रहते हैं वो तो एक अलग संबंध रहते हैं। मतलब वो जब राजा की हमने बात की थी कि भाई वो बीमार थे तो उन्होंने अपने जॉइंडिस हो गया था तो उन्होंने जीविका को वहाँ भेजा था अवंती उनका इलाज कराने के लिए, फलाना फलाना, ये सारी चीज़ आ जाती है। बिम्बिसारा का जब हमने नाम लिया था उसमें बात हो रही है। ठीक है, बाद में लेकिन जो 100 साल तक का जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि खींचातानी चल रही थी अवंती का, वो फाइनली एंड हो जाती है कब? जब प्रद्योता को अवंती के फाइनली ये जो है वो इनहेलेट कर लेते हैं और अपने अंदर जो है वो सम्मिलित कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसी टाइम पे आप बात कर लेते हैं 362 से लेकर 334 BC तक, ये टाइम रहता है महापद्मनंदा का, जो कि नंदा डायनेस्टी की स्थापना करते हैं कहाँ पे? मगध में। ठीक है, ये स्थापना करते हैं मगध में, और यही वो टाइम था, बिल्कुल यही इसी टाइम पे आप ये बात कर सकते हैं, ऑलमोस्ट आगे पीछे का ही समय था जब नंदा डायनेस्टी वहाँ पे होती है। और नंदा डायनेस्टी अपने आप में बहुत पावरफुल और बहुत बड़ी डायनेस्टी रहती है। इसके बारे में क्या कहा जाता है? उग्रसेन का नाम आपने सुना होगा। उग्रसेन की बात कहाँ होती है कि बहुत बड़ी इन्फेंट्री और बहुत बड़ी डायनेस्टी रहती है। ठीक है, यहाँ पे बात आई। अब इसमें इनके जो पुत्र की बात चलती है, तो जब धननंदा आते हैं, धननंदा इनके पुत्र रहते हैं, उस समय पे इन्वेजन होता है अलेक्जेंडर का मैसेडोनिया से। ठीक है, अलेक्जेंडर कौन रहता है? ग्रीक किंग रहता है, ये तो आपको मालूम है। अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको कहा जाता है, सिकंदर क्या बोला जाता है? सिकंदर आज़म बोला जाता है। वो पूरी दुनिया पे कब्जा करने के लिए निकलता है, वो पूरी दुनिया में अपना परचम लहराना चाहता है, पूरी दुनिया को जीतना चाहता है, ये उसकी महत्वाकांक्षा रहती है, राइट। तो वो जब ईस्टर्न उसमें आता है, इंडिया के वहाँ पे आता है, तो वो सोचता है कि अगर मैं इंडिया को किसी तरह एनेक्स कर लेता हूँ तो फिर मुझे ईस्टर्न वर्ल्ड पे एनेक्स करना आसान हो जाएगा। अब यहाँ कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि उसकी जो पूरी की पूरी जो उसकी आर्मी रहती है वो हाथ खड़े कर देती है, हथियार अपने नीचे डाल देती है कि भैया अब हमारे बस की नहीं है, हम भूखे प्यासे बहुत ज़्यादा अपने घर से बेहाल हो चुके हैं, हालत हमारी ख़राब हो गई है, कब से हम सिर्फ युद्ध पे युद्ध, बैटल्स लड़े जा रहे हैं और हमारे कोई एंड नहीं दिख रहा कि बैटल्स कहाँ ख़त्म होंगी, है ना। मतलब हम एक सिरे से दूसरे सिरे सिर्फ लड़ रहे हैं। तो ये होता है, तो ये कहते हैं कि भैया अब वो हाथ खड़े कर देते हैं और वो कहते हैं कि अब आर्मी जो है वो आगे नहीं जाएगी, और इस वजह से अलेक्जेंडर को रिट्रीट करना पड़ता है, वापस जाना पड़ता है। अब इस टाइम पे सिचुएशन क्या होती है कि एक और रीज़न तो ये रहता है आर्मी का कि वो आगे नहीं बढ़ती क्योंकि वो बहुत थकी हारी रहती हैं, और दूसरा रीज़न अलेक्जेंडर के पास यह रहता है कि वो ये बात जानता है कि अगर ऐसी कंडीशन में उसने आर्मी को फोर्स किया लड़ने के लिए तो आर्मी हो सकता है उसके अगेंस्ट ही उसकी रिवोल्ट कर दे या म्यूटनी हो जाए, या फिर एक और चीज़ होती है कि वो नंदा डायनेस्टी जो है बहुत बड़ी डायनेस्टी है, धननंदा की, इतनी बड़ी इन्फेंट्री है, इतनी बड़ी जिसको आप कहते हैं 2 लाख की इन्फेंट्री है, 6000 स्टैंडिंग एलिफेंट है उनके पास, अगर वो डायनेस्टी से वो लड़ता है तो वो जीत नहीं पाएगा, ये उसको डाउटफुल रहता है कि वो जीतेगा या नहीं जीतेगा। अब वो इतना बड़ा रिस्क जो है अलेक्जेंडर लेने को तैयार नहीं होता, तो वो कहता है कि इससे तो बेटर है कि अपन पीछे रिट्रीट कर जाते हैं, अपन वापस चले जाते हैं, और फाइनली इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोनिया के बाद वो धननंदा से कन्फ्रंट नहीं करता और वापस चला जाता है। अब इस टाइम पे क्या होता है एक्सक्यूज मी, जब अलेक्जेंडर तो वापस चला गया, धननंदा से उसने कन्फ्रंट नहीं किया, ठीक है, हेड टू हेड कन्फ्रंटेशन उसका धननंदा से नहीं हुआ, लेकिन ये वो टाइम रहता है जब पूरे उसमें एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो सिचुएशन इंडिया में उस टाइम पे आ जाती है वो ये आ जाती है कि छोटे छोटे डिसइंटीग्रेशन फिर से होने लगते हैं। ठीक है, अब अपने 4 जनरल जो है वो यहाँ पे छोड़ के चला जाता है, जिसमें से आपको मालूम है नाम जो है निक्टर का आता है, डेमेस्ट्रस का आता है, और भी निक्टर भी आते हैं, सेल्यूकस का आता है। ठीक है, तो ये जनरल अपने वो इंडिया में छोड़ के चला जाता है। अब होता ये है कि एक इधर से एक छोटा सा जो बच्चा है वो अब जवान हो गया है और वो उभर रहा है पूरी तरह से, और वो किसके उसमें इन्फ्लुएंस में उभर रहा है? वो उभर रहा है इन्फ्लुएंस में आपके पहले जिसको आप क्या बोलते हैं चाणक्य के इन्फ्लुएंस में, कौटिल्य के इन्फ्लुएंस में, और सीख रहा है कौटिल्य नीति। ठीक है, अब वो आया है बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से, राजा महाराजाओं के परिवार से नहीं आया है, ये थ्योरीज हैं। कई लोग बोलते हैं कि यार राजा महाराजा हो सकता है उसके परिवार क्षत्रिय हो, लेकिन जो ज़्यादा एक्सपेक्टेड थ्योरी है सॉरी, वो है कि ये इनके जो पिता थे वो बार्बर थे और उनकी माँ कोर्टिजन थी, तो वो बेसिकली उससे नहीं आया है, राज परिवार से नहीं है, लेकिन चाणक्य ने उसको ट्रेन किया था। चाणक्य वॉज द किंग मेकर एंड ही मेड अ किंग आउट ऑफ
ऑफ दिस यंग मैन हु वाज चंद्रगुप्त मौर्य। और इस्टेब्लिशमेंट होता है, ये वो टाइम था जब डिसइंटीग्रेशन था, जब छोटे छोटे फिर से कबीले जैसे बन गए थे, छोटे छोटा सा डिसइंटीग्रेशन हो गया था, थोड़ी छोटी मोटी जो ग्रीक एम्पायर्स थी वो भी आ गई थी, आसपास के राजा महाराजा भी थे, धननंदा जो था वो भी अपने उस पर पूरे चरम पे नहीं था, नंदा डायनेस्टी भी। और ये टाइम था जब एक थोड़ा सा एक जो बीच में से लूप होल मिलता है और चाणक्य उसको सिखाता है चंद्रगुप्त मौर्य को दैट यू हिट इट व्हेन द आयरन इज हॉट, राइट। तो वो सिखाता है और फाइनली क्या होता है, इस टाइम पे अलेक्जेंडर भी वापस जा चुका है, धननंदा को फाइनली बीट करता है और ओवरथ्रो कर देता है अपने थ्रोन से। कौन? मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। और शुरुआत होती है मौर्यन डायनेस्टी की, जो कि पहली डायनेस्टी थी जिसने यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया का काम किया, जो इतनी फैली हुई डायनेस्टी थी, ठीक है। ये पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी नहीं थी, पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी नंदा डायनेस्टी थी, ठीक है। 321 से 298 बीसी तक आप मान लीजिए वक्त माना जाता है जब चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड की मौर्यन डायनेस्टी। इस पे आप बात कर सकते हैं मेगास्थनीज की। जब बात करते हैं तो एक ये एम्बेसडर था, ठीक है, इसको आप ट्रेवलर भी कहते हैं, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा एम्बेसडर था, जिसने ऑफ सेल्यूकस का एम्बेसडर था, जिसने इंडिया को विजिट किया और इस टाइम पे उसने किताब लिखी इंडिका, ठीक है। इंडिका को आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इंडिका को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और इससे आपको पूरा पता चलता है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का, पूरा जो उनकी सोशल लाइफ थी वैसा, जो उनका जो कोर्ट था वैसा, उसके बारे में आपको उनकी जो पूरी की पूरी टैक्सेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड था, लाइफ थी मॉरियंस की किस तरह की थी, उनके बिलीव्स क्या थे, उनका सेटअप कैसा था, ये सब कुछ आपको यहाँ पता चलता है। और दूसरी किताब इसी तरह की है जिससे और भी चीज़ें आपको पता चलती हैं, वो है अर्थशास्त्र कौटिल्य की, ठीक है। कौटिल्य नीति जिसको कहा जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप समझना चाहते हैं अर्थशास्त्र को, और अगर आप समझना चाहते हैं पूरे मौर्यन एम्पायर को, तो कौटिल्य समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य अपने आप में द किंग मेकर थे, कहा जाता है कि सोच समझ प्लानिंग हर चीज़ जो होती थी वो कौटिल्य की होती थी, और एग्जीक्यूशन में जो फेस होता था सामने वो होता था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। इस टाइम पे आप बात कर सकते हैं, ये रेन उसकी बोली जाती है। फिर 298 से 273 बीसी पे आ जाते हैं अपन, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा आ जाता है बिंदुसारा या बिंदुसार, जो अब इस पे पोजीशन पे आता है, ठीक है। अब इसमें आप ये कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत कॉन्क्वेस्ट की, हर जगह जहाँ वो गए उन्होंने कॉन्क्वेस्ट की अपनी, उनने जो जिसको बोलते हैं अपना राज जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ाया, बहुत व्यापक तौर पे उन्होंने उस चीज़ को फैलाया, और फाइनली वो लास्ट में जिसको आप कहते हैं टुवर्ड्स द लास्ट और एंड ऑफ हिज करियर या एंड ऑफ हिज टाइम में भी, नॉट करियर रियली, राजा थे वो, तो उस टाइम पे वो जैन मंक बन जाते हैं, ठीक है। जैन मंक बन के वो साउथ चले जाते हैं कर्नाटक में, और कहा जाता है ऐसा कि उस टाइम तक उन्होंने खाने के लिए वो खाना पीना छोड़ देते हैं, यानी फास्ट टिल डेथ। हालांकि इस पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बुद्धिज़्म के अगर आप देखेंगे तो नहीं मानता, बुद्धिज़्म से ज़्यादा हिंदुज़्म के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है इस बात को लेके। देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वो जैनी ज़रूर बन गए थे, लेकिन उन्हें अहिंसा जो जैनिज़्म का बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है, बेसिक प्रिंसिपल माना जाता है, उसको फॉलो नहीं किया, क्योंकि लास्ट तक भी ऐसे अकाउंट्स हैं कि उन्होंने लास्ट तक भी हंटिंग की है और जानवरों का शिकार किया है। तो अगर वो ये कर रहे थे तो फिर वो अहिंसा नहीं मानते थे, और वो लास्ट तक भी हिंदू ही रहे। ये रिलीजियस थोड़ा सा डिबेट है इस पर, ठीक है। बट वॉट एवर द रीज़न इज कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना पूरा राजपाट छोड़ के कर्नाटक जाके वो बस गए थे और जैन मुनि बन गए थे, ठीक है। उनके बाद आए उनके बेटे बिंदुसारा। बिंदुसार की अगर आप बात करते हैं तो बिंदुसार वैसे तो बहुत ज़्यादा बड़े राजा नहीं माने जाते, एक तरह से चैनल की बात की जाती है अशोक और उनके बीच में चंद्रगुप्त के बारे में, लेकिन ही वॉज अ वॉरियर। इनको वॉरियर और या वॉरशिप में बहुत इंपॉर्टेंट नाम माना जाता है बिंदुसार का, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अशोका की, अशोका दी ग्रेट, जिनकी कॉन्क्वेस्ट की बात की जा रही है कलिंगा वॉर से 262 या 261 बीसी। अशोका के बारे में तो जितनी चीज़ें बताई जाए उतनी कम है कि अशोका अपने आप में आज भी भारत में जब अशोका की बात होती है तो हमारे भारत का जो, अगर आप जानते हैं हमारा लायन कैपिटल जो है वो अशोका से लिया गया है। अगर आप धम्मा की बात करते हैं तो वो अशोका से आई है। अगर आप हमारा तिरंगा देखेंगे तो उसमें जो चक्र है वो अशोका का चक्र है। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी जो हमारे यहाँ प्रेस्टीजियस अवार्ड हैं वो अशोक के नाम पे दिए जाते हैं। तो अशोक अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, पहले भी था आज भी है। सबसे बड़ा नाम ये इसलिए बन गया क्योंकि ना सिर्फ ये राजा बहुत बड़े थे, बहुत ही प्रतापी राजा थे, बहुत ही विशाल राज के राजा थे, लेकिन बहुत इनके इनिशियली तो कहा जाता है बहुत डिस्पोटिक थे, बहुत क्रूर भी थे। मतलब अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद ये राज सिंहासन पर बैठे थे, ये बोला जाता है।
अब ये भी बोला जाता है कि ये कौटिल्य के स्तंभ की जो किताब थी अर्थशास्त्र, उससे पढ़ पढ़ के प्रभावित हुए और उससे इन्होंने सब कुछ चलाया राजपाट अपना। कहा जाता है कि कलिंगा की जब वॉर हुई तो उसको ये कॉन्क्वेस्ट करना चाहते थे, और ऐसा नहीं था कि बुद्धिज़्म के बारे में इनको पहले नहीं पता था, ये जानते थे, लेकिन तब तक इतना बुद्धिज़्म ने उनको अंदर तक छुआ नहीं था। कलिंगा की वॉर में ये हुआ, कलिंग की वॉर में जब वो गए और वहाँ पे उन्होंने देखा कि लाखों की तादाद में लोगों की जान गई है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कई लोग जो है भूखमरी से बाद में जो आफ्टरमैथ होते हैं वॉर के उससे ख़त्म हो गए, मर गए। वो अंदर तक उनको झंझोड़ दिया उसने बुरी तरह, और फिर उन्होंने धम्मा का रास्ता, जिस धर्म का रास्ता जो है अपनाया, और उन्होंने ये जो कहते हैं कि त्याग दिया, उन्होंने सब कुछ, खून खराबा और जंग वॉर सब कुछ उन्होंने त्याग दी, और फाइनली वो अहिंसा के रास्ते पे और बुद्धिज़्म उन्होंने अपना लिया। उसके बाद उनके जो पिलर एडिक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अशोका के पिलर एडिक्ट्स में आपको बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में पता चलेंगी, जो लिखा गया है उनके बारे में, जो चीज़ें अकाउंट्स में हैं, जो अकाउंटेड हैं उनके बारे में हिस्ट्री, वो बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको। उसके अलावा स्तूपा में जो आपको मालूम है कि सांची के स्तूपों का निर्माण उन्होंने कराया, सारनाथ में उन्होंने कराया, बहुत सारे उन्होंने आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने बनवाए। बाद में उन्होंने धम्मा का बहुत उन्होंने प्रसारण किया, एक तरह से आप कह सकते हैं। उन्होंने एक तरह से उसको बहुत बढ़ाया। एंड इसको अगर आप बुद्धिज़्म में मानते हैं तो अशोका का नाम इसलिए माना जाता है, अगर आप हिंदू धर्म में भी मानते हैं, या अगर आप एक वर्चुअस उसमें माना जाता है, तो हिंदू धर्म में या इंडिया में भी आज की डेट में अशोका को आप इसलिए मानते हैं। बाकी इतने सारे राजा हुए, अशोका हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए माने जाते हैं क्योंकि माना जाता है कि जब जागो तब सवेरा, मतलब है ना, एक राजा थे जिन्होंने फाइनली उनकी जब आत्मा ने अंदर से उनको पुकारा, जब उनकी आत्मग्लानि हुई, जब उन्होंने हृदय परिवर्तन हुआ, तो कैसे कोई आदमी पलट सकता है पूरी तरह से, उसके ऊपर कहानी है। और इस वजह से अशोका का नाम अमर है। अब 232 से 185 BC तक सक्सेसर ऑफ अशोका द लास्ट मॉडर्न किंग वाज। अब इसमें आपको ये पढ़ना है कि बृहद्रथ जो था वो आखिरी राजा माना जाता है इसका, अशोका का। बड़ी हैरानी की बात है कि इतना बड़ा किंगडम अशोका का, इतनी बड़ी मॉडर्न डायनेस्टी जो पूरी की पूरी ऊपर से नीचे, लेफ्ट राइट सब जगह फैली हुई थी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट फैली हुई थी, वो मात्र 50 साल भी अशोका के बाद टिक नहीं पाई। मतलब इतने वीक सक्सेसर्स आते गए कि कोई भी उसको इंटीग्रेट करके नहीं रख पाया। और लास्ट जो उसका सक्सेसर था बृहद्रथ, उसकी बात ये हुई कि उसको असैसिनेट कर दिया गया। उसी के मिनिस्टर रहता है, उसी की फौज में, उसी के कोर्ट में मिनिस्टर रहता है पशुमित्र सिंह शुंग। इसने इसको फाइनली इसको मार दिया, और इसके बाद शुंग डायनेस्टी की जो है शुरुआत मानी जाती है। जनरल था ये उनके आर्मी का, और उसने इनकी हत्या कर दी। ये ब्राह्मण था वैसे, लेकिन और इसने डायनेस्टी की कौन सी शुरुआत की, इसने फाउंडर माना जाता है इसको शुंग डायनेस्टी का। ठीक है, जो कि बात हो रही है कौन सी, 185 से 147 BC की, और 147 से 71 BC तक अगर आप बात करते हैं तो शुंग डायनेस्टी की एंड ऑफ शुंग डायनेस्टी माना जाता है ये। 71 BC को आप आखिर बोला जाता है द लास्ट ऑफ शुंग डायनेस्टी। अब फॉरेन इन्वेजन की अगर बात की जाए तो फॉरेन इन्वेजन, कण्व ने सीज किया पावर फ्रॉम द शुंग। ग्रीक इन्वेडेड इंडिया एंड फाउंड ग्रीक किंगडम इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। डेमेट्रियस इंडो ग्रीक किंग, ये सब जो है 71 से 190 BC, 180 से 160 BC, 65 BC तक आ रहे हैं। ये हमने क्योंकि पूरा एंशिएंट किंगडम पढ़ा है तो हमें ये चीज़ क्लैरिटी होगी आपको कि जब मैंने आपसे बात की थी शुंग की, सतवाहंस की, कुशान्स की, कण्व की, ये कहाँ से आए हैं। ठीक है, वसुदेव कण्व जो है था उसने फाइनली हायर किया, उसने फाइनली सक्सीड किया, और उसने डायनेस्टी पे कब्जा किया, और उसने डायनेस्टी पे राज किया। ठीक है, शुंग ने आप बात करते हैं पावर लिया शुंग्स का, शुंग्स के ऊपर कण्व डायनेस्टी आती है, और ग्रीक इन्वेड करते हैं इंडिया को, और फाइनली क्या अचीव करते हैं, वो ग्रीक किंगडम करते हैं। डेमेट्रियस 1 या डेमेट्रियस 2 की अगर हम जब बात करते हैं तो ये ग्रीक किंग्स थे। इसमें अगर हम बात करते हैं, आगे चल के हम बात करेंगे यूचीज़ की, अगर हमने बात की थी, या शक की हमने बात की थी, तो आपको मालूम है हमने बहुत डिटेल में बात की थी कि यूची जो मंगोलियन एक ट्राइब थी, उसमें से शख्स आते हैं, शख्स किस तरह से आगे बढ़ते हैं, फिर उसमें से अलग अलग 4 उनकी ब्रांचेस किस तरह से निकलती हैं, हमने ये सब भी डिस्कस किया था। नाइन्टी BC में शाकास जो हैं, शक जो है वो इन्वेट करते हैं इंडिया को। ये मैंने आपको बता ही दिया कि 5 में से यूची ट्राइब्स में से 5 जो थी उनमें से एक ये भी थे। ठीक है, उसमें से यूची ट्राइब में, सॉरी, शक्स अगर हम बात करते हैं तो ये मंगोलियन ट्राइब्स थी,
3 हुआ करती थी ना, उसमें से एक ये भी थे जिनको डिस्प्लेस किया गया था, मैंने बताया था ना। ये डिस्प्लेस कर करके बेचारे शक, हुगनो और यूची, उनमें से ये बेचारे आ गए थे, ठीक है। उनको बाकायदा डिस्प्लेस करके इनको अपने घर से निकाल दिया गया था, तो उनके पास कोई जगह नहीं बची आने के लिए, तो इंडिया आ गए, ठीक है। अब पहला शक रूलर जो है वो माना जाता है। इसमें 4 ब्रांचेज हैं, ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये मैंने आपको कब पढ़ाया है, जब अपन ने एंशिएंट किंगडम्स पढ़े हैं, तब अपन ने डिस्कस किया है। तो मैं अभी आपको बता दूं कि इसमें 4 ब्रांचेस थी इनकी। अब मैं वो लिख भी देती हूँ यहाँ पे एक बार, अगर आप बात करना चाहें तो। अपन पहली ब्रांच इनकी अपन समझ लेते हैं, तक्षशिला थी, ठीक है। दिखाई देगा ये, पहली ब्रांच इनकी तक्षशिला थी। दूसरी ब्रांच जो थी वो, ऐसे ही पढ़ा देती हूँ, ऐसे भी याद रख लो। तो पहली ब्रांच जो थी वो इनकी तक्षशिला थी, ठीक है। दूसरी ब्रांच जो थी वो इनकी मथुरा थी। तीसरी जो थी वो इनकी महाराष्ट्र थी। चौथी जो थी वो इनकी वेस्ट इंडिया थी, जिसमें गुजरात और उज्जैन आ जाता है, ठीक है, जिसमें गुजरात और उज्जैन आ जाता है। पढ़ते बन रहा है ये। अब खैर इसमें ये था, तक्षशिला की अगर आप बात करते हैं तो ना क्षत्रापीस बोला जाता है, क्षत्रापीस। अगर आपको क्षत्रापीस की अगर बात की जाए ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट इनका नाम आता है, क्योंकि वैसे तो पर्शियंस लाए थे क्षत्रापी का कंसेप्ट, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो शख्स ने किया इसको, ठीक है। उसमें से सबसे पहला राजा जो है तक्षशिला का, स्पेशली जो कि आप बात कर लीजिए पूरे पंजाब का एरिया जिसका कैपिटल तक्षशिला था, उसका पहला जो राजा था वो था मोजेस, जिसको बाद में एजेस 1 और एजेस 2 ने इसको सक्सीड किया, ठीक है। और मोजेस अपने आप में बड़ा अच्छा राजा माना जाता है, ठीक है। मोजेस अपने आप में काफ़ी अच्छा राजा माना जाता है। इसके बाद एजेस 1 आया, एजेस 2 आया, इसके बाद एल करके आए, फिर वो किसी काम के नहीं थे, यूजलेस राजा थे, और इसी वजह से इनका ख़त्म हो जाता है। पार्थियंस इन पे सक्सीड कर लेते हैं इनको, ठीक है। उसके बाद 4 साक डायनेस्टी थी, जो कि मैंने बोला वेस्टर्न पार्ट में, ये लिखा ही हुआ है यार, मैंने इतनी मेहनत की, देखो बताओ। नॉर्थ वेस्ट इंडिया लिखा है, मथुरा लिखा है, वेस्ट इंडिया लिखा है, सेंट्रल इंडिया लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ही तक्षशिला, मथुरा, महाराष्ट्र और वेस्ट इंडिया समझ लीजिए। और 2 जो मेजर राजा इनके थे वो कौन कौन से थे? मेजर राजा इनके वैसे तो काफ़ी सारे रहे, सुदास भी अच्छे थे, राजुल भी अच्छे थे, लेकिन फेमस राजा एक तो इनके मोजेस बहुत अच्छे रहे। दूसरी बात, रुद्रदमन 1 और नहपान का नाम बहुत ज़्यादा आता है, भूमक का भी नाम आ जाता है, लेकिन भूमक उतने फेमस नहीं थे जितना नहपान और रुद्रदमन 1 थे। रुद्रदमन 1 तो बहुत ज़्यादा फेमस काय के लिए भी थे, आपके कौन से, उसके सुदर्शन लेक के ऊपर इन्होंने डैम बनवाया था, है ना, उसके लिए रिकन्स्ट्रक्ट कराया था सुदर्शन डैम, सौराष्ट्र रीजन में, तो उसके लिए बहुत फेमस है, काठियावाड़ रीजन में। और इसके अलावा आप जब इनकी बात करते हैं, रुद्रदमन ने ही आप ये कह सकते हैं कि सतवाहन के साथ इनकी संधि हुई थी, सतवाहन के साथ इन्होंने का रिलेशन हुआ था, और फिर इन्होंने क्या किया था, अपनी बेटी का विवाह किससे कराया था? शतकारणी से, जी। तो अब बात होती है, तो सतवाहन से इनका संबंध था। नहपान के जो ट्राइलिंगुअल कॉइन थे नहपान के, वो बहुत फेमस माने जाते हैं, वो एक्सकेवेशन में निकले हैं और उनको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। उसको हमेशा याद रखना कि नहपान के मिंगर में, मिंगर करके एक जगह थी, वहाँ पे एक्सकेवेशन में ट्राइलिंगुअल कॉइन्स मिले हैं नहपान के, विच इज़ कंसिडर्ड वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अब विक्रम संवत की बात कर लेते हैं, 58 से 57। विक्रम संवत आपको मालूम है कि हम बात करते हैं एरा का, या हम बात करते हैं विक्रम संवत, आप कैलेंडर से समझते होंगे सबसे क्लियरली, है ना। विक्रम संवत हमारे यहाँ चलता है, जो कि इंट्रोड्यूस किया था विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन या अवंती, और सबसे बड़े राजा माने जाते थे ये अपने युग के, बहुत ही प्रतापी राजा थे। मालवा में आता है आज की डेट में बहुत ही प्रतापी राजा, बहुत ही बड़े राजा, बहुत इनके नाम पे एनेक्सेशंस, बहुत नाम पे हैं इनके, बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम है। अगर उज्जैन की, अगर आपको मालूम है यूनिवर्सिटी मालवा की, तो उसका नाम भी विक्रम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, इनके नाम से। और इनको एक और चीज़ इनके बारे में कही जाती है, वो ये कही जाती है कि इनको क्या बोला जाता है? इनको शकारी बोला जाता है। कहाँ लिखूँ मैं? ओके, इनको शकारी बोला जाता है, मींस इन्होंने बेसिकली शक डायनेस्टी का एंड किया था, और रुद्र सिंह सेकंड का इन्होंने वध किया था, उनको हराया था, और इसलिए इनको शकारी कहा जाता है, मतलब दी डिस्ट्रॉयर ऑफ दी शक्स। अब हम आ जाते हैं अराउंड द बिगनिंग ऑफ द क्रिश्चियन एरा। अब क्रिश्चियन एरा मतलब किसको बोलते हैं हम? इसमें एक तो चीज़ ना बहुत मैं बता दूं एक बार, क्या होता है, कन्फ्यूजन बहुत होता है। कई बार BC और BCE लिखा रहता है, तो वो तो समझ में आ जाता है हमको, AD और BC का डिफरेंस तो हमको पता है, राइट। अब कई बार क्या होता है, BC की जगह CE लिखा होता है, तो कई बार बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई BC और CE एक चीज़ है। BC और CE एक चीज़ नहीं होती, BC और BCE एक चीज़ है, AD और CE मतलब दिस इज कॉमन एरा, ठीक है। ये है बिफोर
कॉमन एरा एंड दिस इज कॉमन एरा। अब आपको इसको कैसे समझेंगे आप, अगर ये मानेंगे आप बिफोर क्राइस्ट, और बेसिकली कैसे माना जाता है, BC इसको किसको कहते हैं आप, बिफोर क्राइस्ट पीरियड को, है ना। और कॉमन एरा जो होता है वो कौन सा होता है, आफ्टर, मतलब आप ये मानेंगे यहाँ तक जैसे 0 हो गया, ये पार्ट आपका 0 आ गया, ये पार्ट आपका 0 आ गया, तो यहाँ तक अभी BC चल रहा था। BC आपका उल्टा चलता है, मतलब 1500 BC, 1000 BC, 500 BC, जैसे जैसे पास आता जाएगा वो एंड होता जा रहा है। 200 BC जो आएगा वो समवेयर यहाँ पे आएगा, ठीक है। 150 BC जो है वो यहाँ पे आएगा, तो इट विल गो लाइक दिस, ठीक है। तो BC जो है यहाँ पे आ गया, और फाइनली आप यहाँ पर आ गए। अब आप एंटर कर रहे हैं CE में, CE में एंटर करेंगे, मतलब अभी की जो अपनी रैंकिंग है, मतलब अभी की जो अपना टाइम लाइन है, क्रोनोलॉजी है, कैलेंडर टाइम है, आप उसमें एंटर कर गए अब, ठीक है। अब आप कैसे स्टार्ट करेंगे, 1st सेंचुरी, 2nd सेंचुरी, 3rd सेंचुरी, 4th सेंचुरी करके, है ना। मतलब फिर अब आएंगे आप 21वीं सेंचुरी जिसमें अभी हम रह रहे हैं, तो आप उसको 0 से काउंट करना चालू करेंगे, तो फिर यहाँ पे वो सीधे चलेगा। अब वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेगा, यहाँ पे रिवर्स क्रोनोलॉजी चलती है, यहाँ पे सीधी क्रोनोलॉजी चलती है। 500 के बाद 1000, 1000 के बाद 1500, 1500 के बाद 2000, 2000 के बाद 2500, 2500 के बाद 3000 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, बिफोर क्राइस्ट BC होता है और CE होता है कॉमन एरा। आई हैव सीन पीपल एक्चुअली मडलिंग अप दिस सच अ स्मॉल डिटेल, इस वजह से मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, इस वजह से यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। तो अब बेसिकली हम काय में आ गए हैं, अब हम आ गए हैं क्रिश्चियन एरा में, अब हम आ गए हैं CE में। इसको कॉमन एरा या क्रिश्चियन एरा आप दोनों चीज़ें बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब बात हो रही है कि इस टाइम पे पार्थियंस ने या पल्लवास ने इन्वेड किया था इंडिया को, इसमें 19 की बात हो रही है, मतलब कौन सा इनिशियल, मतलब सबसे पहले आप 0 के बाद 19 में आए हैं, और 45 BD तक अगर आप देखते हैं तो गॉन्डिफेरेंस द ग्रेटेस्ट इंडो पार्थियन किंग्स, ये मैंने आपको बताया था, ये हम ऑलरेडी जब हमने एंशिएंट किंगडम्स पढ़े हैं तो हम पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। 45 में टाइम आता है कुशान्स का, जिन्होंने डायनेस्टीज़ पे कुशान ने इंडिया पे इन्वेट किया था। अगेन कुशान जो है दिस इज़ अ फॉरेन इन्वेजन, जो कि कुछ डायनेस्टी जो कि फॉरेन इन्वेजन के लिए बहुत फेमस हैं, जैसे कि आप मालूम है शक आपको मालूम है, पार्थियंस मालूम है, हुन मालूम है, कुशान मालूम है। तो कुशान डायनेस्टी ने इस टाइम पे इन्वेट किया था इंडिया, और ये टाइम इसके लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है 45 BD। इसके बाद अपन आ जाते हैं 78 से 101 BD पे, और इस पे बात होने वाली है कनिष्क की। कनिष्क जो कि सबसे फेमस रूलर माना जाता है कुशान डायनेस्टी का और किंग ऑफ इंडिया। इसके टाइम पे बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी इसके टाइम पे हुई थी, कश्मीर में इसने हेल्ड की थी, और ये बहुत अनुयायी बन गया था बुद्धिज़्म का। इसकी बात यह है कि डिवीजन जो था बुद्धिज़्म का महायान और हिनयान में यहाँ पे हुआ था, ठीक है। इसके बाद शक एरा चालू होता है जो कि 78 BC में होता है। शक एरा में सत्रापी ऑफ उज्जैनी, जैसे आपको मालूम है, या अवंती की बात हो रही है, और शत्रापी मैंने आपको बोला था कि शख्स की बात हुई थी जब, तो शख्स ने ही सबसे पहले स्टार्ट किया था कौन सा आपका, जब ये एक्चुअली देखा जाए तो ये पर्शियंस ने स्टार्ट किया था, शत्रापी या महाशत्रापी या शतशत्रापी, लेकिन सबसे ज़्यादा यूसेज किसने किया आपने, उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किया शख्स ने। और शख्स कौन थे ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये डायनेस्टीज़ थी, ये मंगोलियन ट्राइब्स थे जिनको फाइनली क्या कर दिया गया था, डिस्प्लेस कर दिया गया, तो ये इंडिया आ गए थे, है ना। इसमें मैंने आपको नाम भी बताए थे, मैंने इसमें आपको 5 इनके डिवीजन भी बताए थे मैंने आपको कि कौन कौन से इनके डिवीजन होते हैं, जिसमें हमने बात की थी महाराष्ट्र था, उज्जैन था, जिसमें सेंट्रल इंडिया की बात की थी हमने, इनके डिवीजन आपसे पूरे डिस्कशन किए थे, जिसमें मैंने आपको नहपान बताया था, जिसमें मैंने आपको भुवन बताया था, जिसमें हमने हगान की बात की थी, हमने हुगलों की बात की थी, अगर आपको याद हो तो हमने ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ है एंशिएंट इंडिया में, तो आपको मालूम होना चाहिए। शतशत्रापीस जो है उज्जैनी सेंट्रल इंडिया में पहुंच गए थे 130 से 388 के बीच में, ठीक है। अब बात आ जाती है गुप्त डायनेस्टी की। गुप्त डायनेस्टी जिसको आप बोलते हैं कि सबसे बड़ी 320 से 540 के बीच में अगर आप इसको मानते हैं, और गुप्त डायनेस्टी अपने आप में बहुत ही फेमस डायनेस्टी है, गोल्डन एज मानी जाती है एंशिएंट इंडिया की। इसमें अगर आप बात करते हैं चंद्रगुप्त वन की, तो उन्होंने इसको फाउंड किया था। उसके बाद आता है नंबर जो 320 से लेकर 335 तक आप चंद्रगुप्त डायनेस्टी मानते हैं, चंद्रगुप्त का समय मानते हैं। उसके बाद आता है समुद्रगुप्त का समय। समुद्रगुप्त की जब आप बात करते हैं तो समुद्रगुप्त एक ऐसे
प्रतापी राजा थे जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। लेकिन अगर आप समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम अभी पूरा पढ़ने वाले हैं गुप्ता डायनेस्टी में, तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नेपोलियन ऑफ इंडिया इनको कहने की जगह उसको समुद्रगुप्त ऑफ फ्रांस कहना चाहिए था। इतना ज़्यादा फेमस और इतना बड़ा ये नाम है, इतना इसका एनेक्सेशन था, इतना बड़ा आप कह सकते हैं कि वाकई में जो गोल्डन पीरियड कहा जाता है समुद्रगुप्त का, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे इंडिया को यूनिफाई करने का, और इतनी इनकी विक्ट्रीज थी कि इनकी दक्षिण की विक्ट्रीज अलग थी, इनकी नॉर्दर्न एनेक्सेशंस अलग थे, इनकी अगर आप कॉन्क्वेस्ट की बात करेंगे तो इन्होंने मतलब आप बात करेंगे तो पूरा जिसको आप बोलते हैं ना लेफ्ट टू राइट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जिसको कवर नहीं किया था समुद्रगुप्त ने। तो समुद्रगुप्त का नाम बहुत बड़ा है, तो ये उनका टाइम माना जाता है, इसको गोल्डन काल माना जाता है, स्वर्णिम अक्षरों से आप कह सकते हैं कि इतिहास में लिखा गया है। इसके बाद आता है 376 से 415 में चंद्रगुप्त II विक्रमादित्य का, जिसमें फाहीन ने विजिट किया था। फाहीन का टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। नॉर्मली एक और है जिसके माना का 2 पिलग्रिमेजेस थे चाइनीज, एक का नाम अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो विक्रमादित्य, वो आए थे हर्षवर्धन के टाइम पे, ठीक है। और ये जो आए थे फाहीन, ये आए थे किसके टाइम पे, ये आए थे विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त II के टाइम पे। और इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये चाइनीज पिलग्रिमेज था, चाइनीज ट्रैवलर था, मंक भी था, और इसने आके बुद्धिज्म के ऊपर बहुत स्टडी की थी, और इसने पूरे गुप्ता एम्पायर का, जिसको आप कहते हैं गुप्त एम्पायर को, इसने ट्रैवल किया था बुद्धिज्म को ट्रेस करते हुए। और बहुत सारा जो अकाउंट है हमें गुप्त काल का वो इसकी राइटिंग से मिलता है, ठीक है। अब बात आती है 415 से लेके 455 AD तक, तो ये टाइम है कुमार गुप्त का। कुमार गुप्त आप बात कर सकते हैं कि चंद्रगुप्त I के सुपुत्र थे, चंद्रगुप्त के सुपुत्र थे, उनकी वाइफ थी ध्रुव देवी, उनसे उनके बेटे हुए थे, ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था गोविंद गुप्त, और वो जो थे वो वैशाली के गवर्नर उनको बनाया गया। और 454 में आ जाता है पहला हुन इन्वेजन। अब हुन इन्वेजन में क्या हुआ था, हुन इन्वेजन में मैं लिखती हूँ यहाँ पे एल्कॉन करके थे, एल्कॉन हुन्स, ठीक है। हुन्स कौन थे बेसिकली, ये सेंट्रल एशियन ट्राइब थी जिन्होंने, मैंने कहा इन्वेजन्स हुए थे बहुत सारे, तो सेंट्रल एशियन ट्राइब थी, बैक्ट्रियन की आप कह सकते हैं। इन्होंने इन्वेड किया इंडिया को, ये एल्कॉन हुन्स ने इन्वेड किया इंडिया को। लेकिन क्या हुआ, 455 से 467 तक सिकंद गुप्त का टाइम था, तो सिकंद गुप्त ने इनको डिफीट कर दिया, ठीक है। डिफीट कर दिया तो ये वापस चले गए, इनको हरा दिया गया। लेकिन हुआ क्या कि सिकंद गुप्त की डेथ के बाद इनको ये समझ में आया कि भैया अब जो है अपने को थोड़ा सा जो है ज़मीन पे अपन जा सकते हैं, हिंदुस्तान की ज़मीन पे, और वहाँ पे इन्होंने फिर से दूसरा जो है अटेम्प्ट किया। सिकंद गुप्त के रहते रहते ही इनके दोबारा आने की हिम्मत नहीं हुई, सिकंद गुप्त ने इनको धकेल के वापस भेज दिया था, ठीक है, इनको बाहर हटा दिया गया था। लेकिन जब तक ये रहे, फिर उसके बाद ये आए, सेकेंड हुन का इन्वेजन हुआ। सेकेंड हुन इन्वेजन ये था व्हाइट हुन्स का, ठीक है, इनके लिए नाम भी है इनका व्हाइट हुन्स का। और व्हाइट हुन्स का जो इन्वेजन था उसको हम बोलते हैं, फिर व्हाइट हुन्स ने इन्वेड किया, और खिंगली करके एक इनका वो था, ठीक है, गवर्नर था खिंगली करके, इसने फिर इन्वेड किया और फाइनली फिर इसको एक अपनी तरह पे जगह जो है स्थापित कर पाया, ये एक तरह से राज जो है अपना स्थापित कर पाया। लेकिन सिकंद गुप्त की मृत्यु के बाद कर पाया ये। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो उसके बाद सिकंद गुप्त के बाद फिर लेटर गुप्तास का पीरियड आया, वो बहुत ज़्यादा कोई इन्फ्लुएंशियल राजा नहीं थे। ये 467 से 540 AD मान लीजिए आप, लेटर गुप्तास का राज आया, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा कारनामा नहीं दिखा पाए। इतना बड़े जो डायनेस्टी थी वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होती चली गई, और डिसइंटीग्रेट होते होते वो फॉल हो गई और डिक्लाइन करके ख़त्म हो गई, और एंड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी मानी जाती है। इसके बाद मानी जाती है हर्ष ऑफ कन्नौज, जो नाम आ रहा है यहाँ पे 606 से लेके 647 AD तक। तो ये हर्ष ऑफ कन्नौज है, हर्षवर्धन, जो कि वर्धन डायनेस्टी के थे, है ना, तो वर्धन डायनेस्टी के थे और ये बहुत प्रतापी राजा माने जाते थे। फाइनली इन्होंने फिर ये जो एल्कॉन हुन्स और व्हाइट हुन्स जो हैं इनको भगाया यहाँ से, इन्होंने इनको मार गिराया, ठीक है। और ह्यून सैंग जो है, इन्होंने इनके उसमें ह्यून सैंग ने इनके टाइम पे विजिट किया। तभी मैंने आपको बोला था कि 2 आएंगे, एक फाहीन था और एक ह्यून सैंग था। दोनों के नाम जो है, पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसने इंडिया को विजिट किया और इसने फिर अकाउंट दिया हर्षा डायनेस्टी का, ठीक है, 630 से 644 के आसपास माना जाता है। कन्नौज के राजा थे, और अगेन हर्षवर्धन जो थे, वर्धन डायनेस्टी बहुत बड़ी डायनेस्टी मानी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं साउथ इंडिया की। साउथ इंडिया
एक्चुअली हम अभी पूरा पढ़ने वाले हैं साउथ इंडिया में, जो कि पूरा का पूरा हमारी, अगर आप बात करेंगे संगम एज की या आप बात करेंगे, इसमें 3 जो मेन डायनेस्टीज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, जिसमें से चेरा, पंड्या और चोलास माना जाता है, जो कि अशोका के टाइम का कंटेम्प्रेरी मानी जाती हैं। ठीक है, तो ये मानी जाती हैं। उसके अलावा और भी डायनेस्टीज़ हैं, राष्ट्रकूटास बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, सतवाहनास बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, पल्लवास बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। हमें सबके बारे में नहीं पढ़ना, आप सिर्फ टाइमलाइन याद कर लीजिए, दैट इज सफिशिएंट। ऑलराइट, हमें जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम अलग से एंशिएंट एम्पायर्स में पढ़ चुके हैं, तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ टाइमलाइन याद होनी चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि संगम एज जो है 1st से 3rd सेंचुरी एडी की अगर हम बात करें, संगम एज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। संगम एज में मैंने आपको नाम बता दिए, जो कि 3 राजा, बहुत 3 डायनेस्टीज बहुत कंटेम्प्रेरी मानी जाती हैं एक दूसरे की। और उसमें से बात हम कर लेते हैं फिर सतवाहन डायनेस्टी की। सतवाहन डायनेस्टी जो है वो डेक्कन की रहती है, जिसका जो कैपिटल रहता है वो कौन सा रहता है, वो प्रतिष्ठान रहता है, जिसने तकरीबन 300 साल तक रूल किया। और बाकी भी जिन डायनेस्टीज की मैं बात कर रही हूँ, चाहे हम चेरा की बात कर रहे हैं, चाहे हम चोलास की बात कर रहे हैं, चाहे हम पंड्यास की बात कर रहे हैं, ये डायनेस्टीज भी कई सालों तक, मतलब कई सेंचुरीज तक रूल करती हैं और एक तरह से अपना जो छाप है वो साउथ इंडिया पे छोड़ती हैं, और इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। जैसे चोला डायनेस्टी की अगर आप बात करते हैं तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। पंड्यास की अगर आप बात करते हैं तो अभी जो शुरू होता है तो 15वीं सदी तक चलता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो ये टाइम हो रहा है कब से, 50 BC से स्टार्ट हुआ 250 AD तक, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सेंचुरीज ओवर हियर। ठीक है, 250-300 साल की बात हो रही है यहाँ पे। इसके बाद 86 BC से लेके 114 तक आप बात कर लीजिए, गौतमी पुत्र सतकारनी की बात हो रही है, जिसको सबसे बड़ा सतवाहन किंग बोला जाता है। अब सतवाहन किंग की जब मैंने बात की तो आपको मालूम है गौतमी पुत्र सतकारनी की बात मैंने एक जगह और आपसे की थी, जब हमने बात की थी मगधन एक एम्पायर की। मगधन कौन सा एम्पायर था जिसमें हमने बात की थी, जिसमें उन्होंने ये बात हुई कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जो है वो सतवाहन के राजा से कराया था, गौतमी पुत्र से। ये आपको मुझे बताना है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये हम पढ़ चुके हैं, तो ये आपको याद होगा। ये एक तरह का मैट्रिमोनियल अलायंस था, एक तरह का डिप्लोमेटिक अलायंस था। ठीक है, तो ये आप मुझे बताएंगे। उसके बाद आ जाती है बात कांजीवरम की। नाम जब हम जानते हैं तो हम बात करते हैं कांची का या कांजीवरम का, तो हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, साड़ियाँ, राइट। पर अभी बात साड़ियों की नहीं हो रही है। इसके बाद सिरका आप मान लीजिए 300 से 888। ये जो सी लिखा होता है ना, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, ये सिरके के लिए होता है, सिरका। सिरका वो खाने वाला सिरका नहीं, सिरका मतलब अंदाजन, तकरीबन, अराउंड द सेम टाइम। ठीक है, तो 300 से 888, तो उसमें पल्लवास का टाइम था, पल्लवास ने रूल किया। उसके बाद आप आ जाइए 500 से 757 तक, तो ये फर्स्ट चालुक्य डायनेस्टी जो है वतापी की, वो आती है, जो कि वेस्टर्न और सेंट्रल डेक्कन में आती है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको संगम पीरियड पूरा समझ में आ जाएगा, देखिए। ठीक है, इसमें अगर आप संगम पीरियड देखेंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जो है, आप 3 एरियाज देखिए। अभी साउथ इंडिया का अगर आप मैप बनाते हैं अपने दिमाग में तो आपको मालूम है कि किस तरह के 5 राज हमारे दिमाग में आते हैं ना। कौन कौन सा आता है, केरला है, केरला हमें पता है, तमिलनाडु हमें पता है, तेलंगाना हमें पता है, कर्नाटक हमें पता है, और हमें क्या पता है, और हमें कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो अगर आप ये देख रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि किस तरह से डिवाइडेड थे इनके राज। चोला डायनेस्टी यहाँ पे थी, ठीक है, ये चेरा हो गई, ये पंड्या हो गई, जिसको मैंने कहा आपसे कि 3 जो है वो सबसे मेजर डायनेस्टीज मानी जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप मदुरई पंड्या डायनेस्टी का कैपिटल रहता है, वो बाद में आपको और डिटेल में अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, जब हम बात करते हैं तो ईस्टर्न चालुक्यास जो है वो 630 से लेके 970s तक आए। अभी तक जो बात हो रही थी वो वेस्टर्न और सेंट्रल की हो रही थी। अब ईस्टर्न चालुक्यास का जो टाइम है वो है 630 से 970 तक। उसके बाद 757 से 973 तक आए राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटास जो थे ये काफ़ी अपने आप में एग्रेसिव ट्राइब मानी जाती थी, बहुत एग्रेसिव राजा हुआ करते थे। ये क्या करते थे, कई बार इन्होंने काफ़ी सारी फाइट्स में भी इन्वॉल्व रहे राष्ट्रकूटास। तो ये नीचे से आते थे और नीचे से आके ऊपर फाइट करते थे। जो परिहार वगैरह के साथ भी इन्होंने काफ़ी, इनका जो डायनेस्टीज के साथ भी इनका काफ़ी वो रहा, आप एक बात कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रहा। ठीक है, फिर आप बात कर रहे हैं 850 से लेके 1267 से, तो ये आ गए चोलाज ऑफ तंजौर, मतलब आ गए तंजावुर की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद 985 से लेके 1014 तक आप बात कर सकते हैं ग्रेट लैंड सर्वे हुआ है। ठीक है, जिसने इस तरह राज राजा कहाँ की बात हो रही है, चोला डायनेस्टी का। और चोला डायनेस्टी ने स्टार्ट कराया कौन सा, ग्रेट लैंड सर्वे 1000 AD का। तो इसको आप ये मान सकते हैं 1000 AD अप्रॉक्सीमेटली टाइम ड्यूरेशन है इसका, और ये इंपॉर्टेंट माना जाता है सर्वे। और ये अक्सर पूछा जाता है कि ये सर्वे जो है वो कौन सी डायनेस्टी ने हुआ और किस राजा ने शुरुआत कराई। तो आपको मालूम होना चाहिए कि राजा ने
राज राजा सबसे ज़्यादा प्रतापी और सबसे बड़े राजा माने जाते हैं। अगर आप बात करते हैं चोला एम्पायर की तो राज राजा द ग्रेट भी कहा जाता है उनको, ठीक है। उसके बाद समय आता है राजेंद्र चोला का। राजेंद्र चोला के समय पे और राज राजा के समय पे भी एक्चुअली चोला डायनेस्टी आप कह सकते हैं कावेरी नदी जो थी उसके आसपास पेनिनसुलर में थी, और उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने उसको एक अलग मकाम पे पहुंचाने का काम, मतलब एक इकोनॉमी का या कल्चरल का या अगर आप मिलिट्री कहते हैं तो उसको सुपर पावर के तौर पे उसने उभारने का काम जो है वो इन दोनों राजाओं के टाइम पे हुआ। राजेंद्र के टाइम पे बात करते हैं, राजेंद्र चोला के टाइम पे अगर आप बात करते हैं तो इन्होंने अपनी डायनेस्टी को इतना ज़्यादा बढ़ाया कि इन्होंने गोदावरी नदी, मतलब कावेरी के अलावा गोदावरी नदी के आसपास जो पेनिनसुलर एरिया था वो आप बात कर लीजिए, या आप साउथ में बात कर लीजिए पूरा एनेक्सेशन का, या पूरा साउथ इंडिया का जो पेनिनसुलर एरिया है उस पर इनका राज हो गया था। उसके अलावा इन्होंने नॉर्थ में भी जो एनेक्सेशन है वो भी इन्होंने किया, मतलब आप बात कर सकते हैं पाटलिपुत्र तक इनका एनेक्सेशन हुआ। इन्होंने आप बाकी सुमात्रा तक गए थे, ये जो आपके मलय पेनिनसुलर है वहाँ तक गए, श्रीलंका, मालदीव, हर जगह पे इन्होंने अपना जो परचम है वो लहराया और हर जगह पे इन्होंने एनेक्स किया। मतलब आप इमेजिन कीजिए कितना बड़ा और कितना फैला हुआ ये एम्पायर रहा होगा। तो ये बात हो रही है 1014 से लेके 44 तक राजेंद्र चोला ने कॉन्कर किया श्रीलंका 1018 में, ठीक है। और उसके बाद इन्वेट किया बंगाल को 1021 में, और एक्सपेडिशन जो था बाकी सुमात्रा में और मलय में जैसा मैंने बोला वो 1025 में माना जाता है। अब इसके बाद जो बाकी आए उसके बाद आप बात कर सकते हैं कि 1044 से लेके 52 तक इनके बाद आए राजाधिराज 1 आए, फिर राजेंद्र 2 आए। राजेंद्र 2 का जो टाइम है वो थोड़े, राजेंद्र 2 भी अच्छे राजा माने जाते हैं 1052 से लेके 64 तक। और ये विरा राजेंद्र जब आए तो ये आप मान सकते हैं कि इसके बाद जो है 1064 से लेके 70 तक तो ठीक है, लेकिन 13th सेंचुरी के बाद आप 12-13 सेंचुरी के आसपास आप मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चोला एम्पायर ने अपना जेनिथ देखा और उसके बाद ये धीरे धीरे डिक्लाइन कर गई और पंड्या एम्पायर जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं पंड्या एम्पायर की रूलिंग जो है वो ज़्यादा थी, ठीक है। इसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि चोला एम्पायर अपने आप में बहुत सारी चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक जो छाप है उसने चोला एम्पायर ने अपनी छोड़ी है वो ना सिर्फ इकोनॉमिक पावर के तौर पे छोड़ी या उसने मिलिट्री पावर के तौर पे छोड़ी, वो तो है चोला एम्पायर को सबसे ज़्यादा जाना जाता है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के लिए और जाना जाता है अपने कल्चरल इंपॉर्टेंस के लिए। मतलब अगर आप तमिल संस्कृति की बात करते हैं तो उनके जो मंदिर बनाए गए हैं चोला राजाओं के द्वारा वो आज भी स्थापित हैं, आज भी वो खड़े हुए हैं और आज भी उनको आप कह सकते हैं कि ना सिर्फ वो वर्शिप का या कल्चरल सेंटर माने जाते हैं बट उन्होंने उसको एज ए इकोनॉमिक सेंटर भी डेवलप किया था। तो आज तक भी उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। और तमिल संगम लिटरेचर में जब आप बात करते हैं तो तमिल लिटरेचर में या संगम लिटरेचर में उनका बहुत भारी कंट्रीब्यूशन चोला राजाओं का माना जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 1070 में तो आप बात कर सकते हैं कि कोटियंगल जो है उनकी हम बात करते हैं, उनने एनेक्स किया आंध्रा कंट्री को चोला किंगडम के। और जैसे मैंने कहा कि तकरीबन लेटर चोला जब तक आए उसके बाद फिर 13वीं शताब्दी तक वो तकरीबन ख़त्म हो गया था। ये हो रही है बात 170 की। उसके बाद लेटर चोलाज आए जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे और फाइनली धीरे धीरे एम्पायर डिक्लाइन हो गया, ठीक है। 973 से 1189 तक सेकंड चालुक्य डायनेस्टी आई, कल्याणी की तक का टाइम आ गया। और इसके बाद आप ये समझ सकते हैं कि 12वीं-13वीं शताब्दी तक पूरा का पूरा जो है जो एंशिएंट का टाइम है, एंशिएंट इंडिया का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया। इसके बाद चालू होगा मिडीवल इंडिया। तो आप ये समझ सकते हैं कि एंशिएंट इंडिया में जो हमारा सिलेबस था, जो हमें पढ़ना था, वो आपको पूरी टाइमलाइन उसकी पता चल गई है। हमने इसमें वैदिक पढ़ लिया है, हमने आपको इसमें ये पता चल गया, आपको वैदिक पता चल गया, हड़प्पा पता चल गया, आपको सारे जो फॉरेन इन्वेजन थे उसके टाइम पता चल गए, आपको जो बेसिक डायनेस्टीज़ थी, बड़ी डायनेस्टीज़ थी, चाहे वो सतवाहन हो, राष्ट्रकूटाज हो, चोलाज हो, गुप्ताज हो, मौर्याज हो, आपको उसका टाइमलाइन पता चल गया। तो एक तरह से मोटे मोटे तौर पे आपको सारी डायनेस्टीज़ का टाइम पता चल गया। दूसरा आपको जो टाइमलाइन है जो कि फॉरेन इन्वेजन का है वो भी पता चल गया और जो फॉरेन ट्रैवलर्स हमारे आए, चाहे वो मेगस्थनीज हुए या फाहीन हुए या सैंग हुए, आपको उनका भी पता चल गया, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर कोई देखो ये पहली बार में या एक बार में याद होने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ इसको एक बार पूरा रिवाइज करना, शुरू से आखिरी तक देखोगे तो टाइमलाइन के साथ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उनको मार्क कर लोगे तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा कि आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर में जो एंशिएंट इंडिया की जो हिस्ट्री है वो आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, आपको जाना है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे magnetbrains.com। इसको अगर आप खोलेंगे तो आपको मालूम है हमारे यहाँ K-12 से लेके NTSC, ओलंपियाड, CUET जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं वो चल रहे हैं। इसमें
आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपको CUET। CUET में जब आप ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा जनरल नॉलेज, इसमें आपको क्लिक करना है और जनरल नॉलेज में जितने भी हमारे वीडियोस गए हैं आज तक वो सारे सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी वीडियो देखना चाहते हो उस वीडियो को ओपन करना है और इस तरह से आप उसको स्क्रॉल कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको देखना है आप उतना देख सकते हैं। एक बार में अगर देखने का टाइम नहीं है तो 2-3 बार में ब्रेक करके देख सकते हो, नेक्स्ट वीडियो पे भी जा सकते हो और वीडियोस एक्सप्लोर करने हैं तो वो भी कर सकते हो और ये सेम चीज़ आप यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे भी बिल्कुल इसी तरह हमारे चैनल में हर चीज़ आपकी दी हुई है और आपको क्या करना है, आपको जितने भी अपडेट्स हैं वो रेगुलर अपडेट्स आपको FB पे भी मिल जाएंगे। उसके अलावा रेगुलर अपडेट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, आपको FB पे और इंस्टा पे भी मिल जाएंगे। और एक और बात मैं बता दूं कि हिस्ट्री तो हमारी चली रही है, उसके साथ साथ करंट अफेयर्स जो है हमारा, करंट अफेयर्स के जितने भी हमारे वीडियोज़ हैं वो IGKO में आपको मिल जाएंगे। IGKO मतलब GK ओलंपियाड। अब आपको लगे कि 9th क्लास के GK ओलंपियाड, हम तो 12th के बाद का CUET दे रहे हैं, तो उसमें कोई इतना ईगो वाली बात नहीं है। सिंपल सी चीज़ है कि ओलंपियाड है तो ओलंपियाड का लेवल वैसे भी हायर है, ठीक है। और जो जनरल अवेयरनेस की बात हो रही है, जब आपकी करंट अफेयर्स की बात हो रही है, तो करंट अफेयर्स चाहे वो 9th के बच्चे के लिए हो, चाहे वो 12th के ग्रेड के लिए हो, चाहे वो PhD कोई कर रहा है उसके लिए हो, करंट अफेयर्स जो है मतलब जो घटनाक्रम है वो तो सबके लिए सेम है ना। तो उसका भी लिंक मैंने नीचे दिए हुए हैं। तो CUET के साथ आप उसमें क्या कर सकते हैं, IGKO के वो वाले वीडियोस देख लीजिए, तो आपका करंट अफेयर्स भी ब्रशअप होता जाएगा, जिसमें वीकेंड ब्रीफ भी हैं, आपकी स्निपेट्स भी हैं, तो आपको उसका भी लिंक है, वो भी आप एक बार चेकआउट कीजिए। तो आपका साथ में क्या क्या चलता जाएगा, ये अपन कंप्लीट कर ही रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री अपनी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है जहाँ तक अपन को करना था। इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, आप नीचे करंट अफेयर्स भी कर लेंगे, तो आपका एक पूरा CUET का जो पूरा ओवरऑल पैकेज है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर जब अपन मॉक करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अभी भी इसके बाद कोई कंफ्यूजन है, किसी भी प्रकार का कोई दुविधा है मन में, तो उसको नीचे रखो, आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है। ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ। स्टडी हार्ड, स्टडी वेल एंड कीप रिलैक्स्ड, हो जाएगा। थैंक यू।